हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। आते नहीं हो, अब तो काफी टाइम हो गया, मिसाल दरा भी नहीं है। आयमा बेगम हफ्ते से शेरों से बोली जो मसलसल बैठते साथ ही पास बैठी हुई अपनी गुड़िया के आंसू साफ करके सुनकर मुस्कुरा दिया था। वो सुबह ही यहाँ पर पहुंचा था और सबसे मिलकर शहरियार परी से कुछ देर गुफ्तगू के बाद अब आयमा बेगम के पास मौजूद था और प्रिया रेडी हो रही थी। सॉरी बड़ी माँ, आप तो जानती है ना, पुलिस की ड्यूटी में सारा दिन सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती, कहाँ के घंटों की बात। और आजकल पापा भी कुछ मसरूफ है बिजनेस में, चाचू तो जानते हैं। आप साहब तो काफी वक्त हो गया नहीं आते। वो अपनी बुरी आंखों में शिकायतली उसको देखने लगा और आयमा बेगम अपने जवान हुबरू पोते पर नहा लोगे। मेरी जान आती, पर तुम्हारे सामने ये तुम्हारी जो गुड़िया बैठी है ना, एक पल भी कहीं जाने नहीं देती। और आजकल तो वैसे भी बड़ा बहुत ही बरसाती माहौल है। शेरोज समझकर मुस्कुराहट दबाने लगा। वो हैरान होती बाहर देखने लगी खिड़की से। पर भाई, बाहर बरसात तो नहीं हो रही। नानो, आप झूठ बोल रही हैं। वो अपने छोटे छोटे हाथों से आंसू साफ करती हुई हैरत से अम्मा बेगम को देखती हुई गोया हुए। उसे यकीन हो रहा था कि उसकी नानो झूठ बोल रही है। उसकी शिद्दत हैरत के झटके पर दोनों हंसने लगे। ओ मेरी स्वीट डॉल, नानो बादू वाली बरसात के बाढ़ में नहीं, आपके सबस आंख वाली बरसात के बाढ़ में है। उसके माथे पर लब रखकर उसे समझाया। भाई छोड़े, आप इस बात को प्लीज मुझे भी साथ लेकर चले, यहाँ पर अकेली नहीं पड़ना, पापा से कहें ना। वो उसके कान के करीब आहिस्ता से बोलने लगी, कहीं पापा सुनकर ब्रेव कल का लकब छीन ही ना ले। माई डॉल, सिर्फ कुछ टाइम पापा से बात किया, फिर आपको भी साथ लेकर जाएंगे, फिर वहीं पर पढ़ना। अभी पापा को मायूस ना करो, पापा समझ नहीं रहे, मुझे बहुत डर लगता है। वो सिर्फ सरगोशी में बड़बड़ाए, जो कि शेरोज ने बामुश्किल सुने। आयमा बेगम पास खड़ी जीनी को हदायतें दे रही थी और वो कभी मासूमा को देती, कभी सरगोशी में बात करते शेरोज को, और आयमा बेगम की बातें सुनती हामिद साइज लाने लगे। पापा समझ जाएंगे, आप कुछ दिन जाओगी तो वो भी देखेंगे गुड़िया उनकी बात मान रही है, तो आप कहेंगी ना तो आपकी बात मान जाएंगे। उसकी बात पर मासूमा बेचैनी से देखने लगी। सच्ची? और उसके अंदाज पर सरगोशी से बोली। शेरोज मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट हंसी रोक संजीदा हुआ। मुच्ची, और उसकी छोटी सी सुरख नाक दबाई, जिस पर वो मुस्कुरा दी, खुशी से शर्माती उसके चेहरे पर फैलते हुए सुरख रंग देखकर शेरोज ने मुश्किल से कहकर दब किया था। कितनी प्यारी लगती थी, ऐसे कि वो बयान नहीं कर पा रहा था। और कहीं ये हंसता मुस्कुराता खुसर पुसर करता मंजर दहशत ज़दा हो गया था। कहीं खुसर पुसर हो रही थी भाई, क्या खुसर पुसर हो रही थी भाई? शहरियार कमरे में दाल होता हुआ दोनों को राजदारी बोलता देख कर पूछने लगा। मुसुम्मा अपनी इतनी कीमती बात खुलने की डर से उछली और जल्द हड़बड़ा कर बोली, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं ना? नफी में सह हिलाती हुई शेरोज को देखकर उसकी गवाही चाहिए। हाँ हाँ गुड़िया ठीक कह रही है, कुछ भी नहीं चाचू। वो भी खुद को घबराया हुआ जाहिर करने लगा और आंखें मासूमा को चुप रहने का इशारा किया, और उसने उंगली से शहरियार अपनी बेटी की हरकत पर मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद ऐसी बातों हंसी मजाक के बाद वो दोनों शहरियार पहले से निकले। मासूमा का रो रो का बुरा हाल था। प्रिया भी पहली बार बहन को अकेली छोड़कर जाने पर बहुत ही उदास और गमज़दा थे। वो उसे दिलासे, मोहब्बत, प्यार से हदायतें देकर गई थी, पर वो इन सब बातों की कहाँ हिम्मत रहती थी। शहरियार और परी ने बहुत मुश्किल से संभाल रखा था उसे। लॉन्ग ड्राइव पर है, कोई सॉन्ग ही लगा दो, मेरा दिल फट जाएगा। उसकी आवाज में दर्द 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 था, जो कि शेरोज को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। फाटी जाए बैंड की, वह बड़बड़ाया, जिस पर मुस्कुराहट रोकने के लिए लब दांतों में दबा के। जरा सोचो, हम दोनों की जोड़ी कितनी खूब जमेगी। हाय, कैसे रोमांटिक पल होंगे हमारे, जब तुम और मैं, मतलब मैंडकी और मैडम की शादी के साथ एक समंदर के किनारे हसीन जगह पर अपनी सुहाने लम्हे जी रहे होंगे। वो खोई खोई सी बोली और शेरोज को सर से पांव तक आग लगा के। शक्ल देखी है चूहिया अपनी, मैं तुमसे शादी करूंगा, ऐसे हवाब में भी मत सोचना, और जाकर अपनी ये थर्ड क्लास हवाब किसी थर्ड क्लास मेंढक के साथ गुजारना। वो एक एक लफ्ज चबा कर कहता प्रिया को क्या लगाने पर मजबूर कर गया। अब अपने आप को ही थर्ड क्लास ना बोलो, क्योंकि वो एकदम करीब होती, बगैर उसकी ड्राइविंग की परवाह किए शोल्डर से पकड़ती, उसकी बुरी आंखों में देखकर बोले, क्योंकि प्रिया शहरियार जो सोचती है वो कर कर दिखाती है, और प्रिया मैडगी का जो मेंढक बनेगा ना, वो होगा शहरोज मलक। वो उसके साथ ही ये वो हवा पूरा करेगी, अब चाहे शराफत से या जबरदस्ती से। वो उसकी गुस्से से रोती हुई आंखों में देखती एक आंख दबाकर पीछे और रिलैक्स ही बैठ गए। इसलिए मुझे तुम्हें नहीं उठाने आना चाहिए था, तुम हमेशा ऐसी बेहुदा हरकतें करती हो। वो गुस्से से फटा। उसे कहाँ गवारा था कि एक लड़की इतनी बोर्ड होकर ऐसी बातें करे और हदें पाकर के इतनी करीबा का आंख में आंखें डालकर अपनी ही शादी करके। इसलिए उसे प्रिया से सच चिढ़ थे। तुम भी देखना, शादी तो करके दिखाऊंगा तुम्हें, वो भी एक लड़की से, वो तुम्हारी आंखों के सामने। वो लड़की लफ्ज पर जोर देकर बोला। उसका इशारा उसके गले में लापरवाह दुपट्टे और शॉर्ट
शर्ट जीन्स की तरफ था। ओके, देखते हैं मैं जीती या तुम, क्योंकि तुम्हें तो मैं हासिल करके रहूंगी। वो भी डीठू की हदें पार कर गई थी और शेरो गुस्से से लब नीचे खामोश हो गया और उसकी नजरें खुद पर महसूस करता गुस्से की तमाम हदें पार कर गया। उसने कुछ सच सुनाना चाह पर सामने रास्ते पर मौजूद बेर को देखकर ब्रेक पर पाँव बाढ़ा। प्रिया की शरारती नजरें भी उसे हटकर सामने देख रही थी, जहां से एक आदमी उनकी तरफ आ रहा था। दोनों ने उलझ कर एक दूसरे को नासमझी से देखा। हा हा हा, जाओ एएसपी साहब, आपका काम यहाँ भी निकल आया, वो क्या कर लगाती हुई बोली, जिस पर उसने चिढ़कर उसको देखा और दांत पीस कर बोला, प्लीज अपने इस लाउड स्पीकर जैसे मुंह को फिलहाल बांध रखो, क्योंकि मेरी कुव्वत समातों पर असर हो रहा है और मैं वक्त से पहले बहरा नहीं होना चाहता। मैंट की वो जल जाकर कहता उसे लूट पुट कर कहता, अब ये टर टर करना बंद करो और यहीं बैठो जब तक मैं आता हूँ देकर। वो उसे हंसता देकर जलकर बोला। उस आदमी के करीब पहुंचने से पहले ही खुद कार से उतर कर वहां पर जाने लगा। आहर रास्ता भी तो साफ करना था, वरना इस मैंडकी के साथ सफर करना केटू के पहाड़ चढ़ने के बराबर था। प्रिया को उसे चढ़ाना बहुत अच्छा लगता था और उसकी गुस्से से बड़ी हुई आंखें उस पर तो वो दीवानी थी। वो कई बार उससे अपनी मोहब्बत का जिक्र कर चुकी थी, पर वो ही उसके सामने, तुम्हें शर्म है मैडकी, ऐसे बातें करती हो, चूहिया शक्ल देखी है, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम लड़की होकर ऐसी बेहूदगी से इज़हार करती हो, बोल्डनेस की भी कोई लिमिट होती है। ऐसे जुमले सुनने को मिलते। ऐसा नहीं था कि वो शक्ल सूरत की अच्छी नहीं थी, वो बहुत खूबसूरत थे। आंखें खूबसूरत, सुनहरी बाल, काले और हिम्मत हौसले में अपने बाप पड़ गई थी। अपनी आदतों पर वो भी शहरियार खुद पर अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो छीन लो। और यही शहरोज के बारे में था, वो बहुत चाहती थी उसे शहरोज समझे तब ना। खैर वो तो अपने अच्छे अच्छों को सुधार लेती, ये तो एक सरकारी मुलाजिम था। वो उसकी बाबत सोचते मुस्कुरा दी जब उंगलियों से शीशा बजाया गया। उसने देखा तो दो औरतें थी। उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। शीशा नीचे करके उन्हें देखा, कोई अंग्रेज टाइप थी, छोटे से बालों की पोनी बनाए, दोनों ब्लैक पैंट शर्ट में, मुंह पर छोटे स्कार्फ से नकाब, पतली कमर और हाइट में भी दोनों बड़ी थी उसे। उन्हें देखकर प्रिया समझ गई कि ब्लैक बेल्ट हैं दोनों, पर यहाँ पर सुनसान रास्ते पर उससे क्यों? प्रिया, उनमें से एक ने अपनी महसूस अंदाज में मुखातब हुई। प्रिया अब अंदर बैठना बुजदली हो गए। उसने एक नजर बेड़ पर डाली जहाँ पर शेरोज गुम हो गया था। यस प्रिया शहरियार रेडी, और बोलती हुई बाहर आई, दरवाजा बंद किया। रेडी कहने के साथ ही एक ने बगैर मोहलत दिए पंच उसके नाक पर मारा और दूसरी ने लात उसके घुटने पर अटैक किया। वो जो अभी समझ नहीं पा रही थी कि ये अचानक कौन है, उसे क्यों मारी है, पर दूसरी के अटैक ने समझा दिया कि ये टाइम सोचने का नहीं, अपने बचाव का है। और अपने खून बहते नाक की परवाह किए बगैर सामने खड़ी लड़की के कंधे पर मजबूती से हाथ जमाती अपना पूरा वजन उस पर डालकर ऊपर उछली और साथ ही खड़ी लड़की के मुंह पर अपने दोनों पांव मारते दूसरी लड़की के पीछे। उसके ऐसा करने से वो लड़की अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख पाई तो लड़खने लगी, जिससे उसका सर पीछे हुआ। तो प्रिया ने अपना हिसाब बराबर किया। उसके कान में एक जोर पड़ा हुआ मुक्का मारा। प्रिया के ऐसा करने पर पीछे ही बड़ी सी घर में बैठे वजूद ने अपना एक आईब्रो झुकाकर दा दे और सिगरेट का कश लिया। गहरी नजरें अभी भी वहीं पर थी जहां पर वो एक उसकी दोनों पर बारी थी। प्रिया को पीछे से गिरी हुई लड़की ने कमर में मुक्का मारा। दर्द से वो लब बीच कराएगी और हाथ में जो लड़की थी उसके घुटने पर जोरदार किक मारती उसे उसकी चीख निकली। वह घुटनों के बाद गिरी तो पीछे वार करती दूसरी लड़की का मुक्का हवा में ही पकड़ा। उस लड़की ने अपने दूसरे हाथ से वार करना चाहा तो वो भी अपनी मुट्ठी में लिया। अब उसके दोनों मुक्के प्रिया के हाथ में थे। पहले खुद को तो रेडी करती प्रिया शहरियार से लड़ने के लिए, कहने के साथ ही उसके दोनों हाथों को मरोड़ का झटका। ठक की आवाज के साथ ही चीख निकली और उछलकर उसके मुंह पर लात मारी, जिससे वो पीछे की जानब गिरे। फिर दोनों की अच्छी खासी हालत कर दी। अभी और नीचे पड़ी दोनों की मेहमान नवाजी करती जब किसी मजबूत हाथों में उसकी दोनों कलाइयां गई पीछे, और उसकी गिफ्ट इतनी मजबूत और सख्त थी कि वो अपनी कलाई टूटने के डर से हिल भी ना सके। पीछे मौजूद शख्स ने उसके दोनों बाजू पर अपनी उंगलियां दर्ज थी और उन्हें उसके पीछे बांधकर जोर से कार से लगाया। हाँ, चीख के साथ ही प्रिया का पेट जो कि कार से लगा हुआ था उसे लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। आहर ये है कौन? कहीं उसके बाप के दुश्मन या उसके हु आर यू वाइल्ड मैन? उसके सवाल को नजरअंदाज कर गया। ये उसका काम ही नहीं था। वो दोनों लड़कियां उड़कर सामने अपने बास को देखकर सर झुका के गेट लॉस्ट वो धारा। उसकी बारीक रश पर प्रिया के जो बाजू और पेट में दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से आंखों में आंसू आ गए थे, काम कर रह गए। उसकी दाढ़ी ऐसी वहशत ज़दा कर गए। उसने अपनी ट्रेनिंग के दौरान अच्छे अच्छों का मुकाबला किया था और काफियों से वो जीती थी, पर अपने पीछे खड़ा शख्स कोई खौफनाक जानवर ही लगा। उसकी दाढ़ पर वो दोनों हवा के झोंके की तरह गायब हो गए। तब वो उसकी तरफ मतवज्जो हुआ। गोल्डन ब्यूटी, उसके कान के करीब इस राह से सरगोशी हुई जिससे वो कपकपा गए और अपने पेट से निकलती दर्द की टीसों को दबाने लगे। स्टे अवे फ्रॉम अस, सेइंग दिस लास्ट टाइम ब्यूटी, एंजॉय योर लाइफ।
अपने भारी दहशत भरे हुए आवाज में कहता उसे शशतर छोड़कर वहां से निकलता चला गया। प्रिया अभी वैसे ही कार से लगी सांस रोका खड़ी थी। उसके सुन बाजू काम ही नहीं कर रहे थे कि वो उन्हें हरकत देते। वो बिल्कुल भी ना समझी उसके अल्फाज, शायद उसके कान में ही नहीं पड़े थे, और ना ही ये समझी कि कौन थे ये लोग। एक सेकंड का खेल था। वो पल में आया और उसे सिर्फ एक हाथ से उसके दोनों बाजू सुन करता हुआ सर्द हवा की तरह गायब हो गया, और वो वैसे ही कार से लगी बुत बने हुए थे। हलक से निकलता हुआ खून का जायका जब मुंह में आया तो वो झटके से मुड़ी और लंबे सांस लेकर खुद को रिलैक्स करने लगे। आहिस्ता से दर्द करते शोल्डर्स को हरकत देकर उसने अपने हाथ आगे किए, और गम के दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए, और जो वो अपनी कलाइयां देखी तो उस शख्स की दहशत का अंदाजा हुआ। उसकी दोनों कलाइयों पर सिर्फ 2 उंगलियों के निशान सूरत है, ऐसे जैसे आग से जलाया गया हो। मुंह से सिसकी निकली आ करती हुए वो पीछे नीचे बैठी। यह कौन वैशी था? पल के पल में उसने अपनी 2 उंगलियों से तिरपा गया था। क्या कसूर था उसका? वो सोचती हुई नाक से बहता हुआ खून साफ करने लगी और मुंह में पेड़ से आया हुआ खून थूका। शेरोज जो कि बेर को हटाकर आ रहा था, ऐसे ही जाहिल लोगों की तरह इतनी सी मेरी गाड़ी को टक्कर क्यों मारे, जिससे कुछ हुआ भी नहीं। टोटल टाइम वेस्ट थे लोग। प्रिया को कार से बाहर नीचे बैठा देखकर भागता हुआ उसके पास आया। री, क्या हुआ? तुम ठीक हो? वो उसे उठाकर पूछने लगा, पर उसकी पतली सुरख नाक देखी तो क्या का लगा उठा। हा हा हा, अभी दिखाओ मैडगी अपने मुक्के लोगों को। खा लिया ना नाके, मैं तो बड़ा खुश हूँ, ही। वह मुंह पर हाथ आकर हंसने लगा और प्रिया सुनहरी आंखों में गुस्से की चिंगारियां लिए उसको देखने लगे। वो पेट पर हाथ रखकर करा उठी। शेडोज हड़बड़ा गया। क्या हुआ? पेट में लगी है क्या? हमला सरासरा मजाक उड़ा रहा था। जुमला सरासरा मजाक उड़ा था उसका, जैसे उसकी तरफ हाथ बढ़ाया ना था। प्रिया ने मैदान साफ देकर बगैर लम्हे की ताहर किए हमला किया। स्टूपिड औरत, मुझे क्यों मारा? वो अपनी नाक पर हाथ रखकर चीहा बेयकीनी से। स्टूपिड एएसपी? क्योंकि तुम हंस रहे थे। और किस बेवकूफ ने तुम्हें एएसपी बनाया जो एक लड़की अपनी कजन फ्यूचर वाइफ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना कर सके? जाहिल लड़की, जब तुम खुद को महफूज रखती हो तो मेरा क्या काम? मैडगी, नाक सुजा दिया चूहिया, जो बुरी आंख में शोला लिए चिया। और प्रिया कांधे उचकाकर कार में बैठी और दूसरी तरफ वो भी बैठा। जिसने तुम्हारे साथ ये किया बड़ा ही अच्छा किया, अल्लाह उन्हें खुश रखे, बहुत ही नेक काम किया गया है। तुम्हारे साथ होना भी यही चाहिए। आई बड़ी फ्यूचर वाइफ। वो गुस्से से बड़बड़ाता हुआ कार स्टार्ट करने लगा और प्रिया सिर्फ देख कर दांत पीसने लगी और हाथ बढ़ाकर सॉन्ग प्ले किया। अब बंद करो अपनी ट्रैक का, मुझे सॉन्ग सुने दो। और फिर गाड़ी में आतलफ असलम के सांस पड़े हुए लफ्ज बिखेरने शुरू हुए। तेरे करीब आ रहा हूँ, खुदा से मैं दूर जा रहा हूँ। जैसे जैसे सॉन्ग चलता जा रहा था वो भी साथ साथ गुनगुनाती रही और शेरोज के सबक का इम्तिहान लेती। आहर वो भी कब तक चुप करता? बंद करो, ये मेरी गाड़ी है, उस पर मेरा हुक्म चलेगा मैडगी। मैं सिर्फ तुम्हें उठाकर पटकने आया हूँ और बीक में थोड़ी जगह दिया काम है, उसका मतलब ये नहीं कि मेरी चीजों को हाथ लगाओ चूहिया। वो सांग पान करके उसकी औकात दिखाने लगा। तो फिर बीक में ही जरा सी दिल में जगह दे दो, कसम से पूरा कब्जा कर लेंगे और उस पर अपने नाम की मंजिलें बनवाओगे। उसके कांधे पास सड़ा कर मोहब्बत से गोया हुई। सांग ना शिरोज सही, पीछे हटो वरना शूट कर दूंगा, और जिस मंजिलों की बात कर रही हो ना यहीं के ढेर कर दूंगा। वो एक हाथ की 2 उंगली से उसके बालों को लिए हुए हौसले से पीछे हुआ। हा, ओके, शूट करना, पर निशाना दिल पर लगे। वो क्या का लगाती हुई बोली और वापस सॉन्ग लगाया। उफ, कहाँ फंस गया। वो कोफा से सोता हुआ आंखें घुमाने लगा। क्या बला थी ये लड़की, उसकी तो जैसी किस्मत फूट गए थे। पता था यही होना था। अगर ये पहले दिन आंखों के कलर पर ना लड़ती और मैं बहस ना करता कि पहले मेरी आंखें इसके लड़के थे, तो शायद उसका पारा न चढ़ता और आज मैं यूं ना फंसा होता। उसे गाने में मगन देकर अपने दुखड़े रोने लगा। दांत पीसते क्या करता, अगर फिर कुछ कहता तो वो और कुछ सुनाती। उसे बेहतर खामोश ही बुलाई थी। और प्रिया ये सोच रही थी कि आखिर ये वैसी इंसान था कौन? क्या मुझे पापा का बताना चाहिए? वह उससे सवाल करने लगे। नहीं, वो पहले ही मासूमा की वजह से टेंशन में है, लगता है कुछ गलत फहमी हुई होगी जंगली इंसान को। काश चेहरा देख लेते। बेबस सी सोच, पर उसकी सिर्फ 2 उंगलियों पर ही मेरे बाजू ने काम करना छोड़ दिया। मरोड़ती कैसे? संडे का दिन था और हया का दुश्मन। आहर तुम करती क्या हो यूनिवर्सिटी जाकर? मुस्तफा उसके कीड़े मकोड़े मारती राइटिंग में लिखे हुए आधे नोट्स को देखकर गुस्से से पूछा, और वह सामने मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ती पेन को दांतों में लिए कभी उसे देती और कभी अपने हाफ लिखे नोट्स को। पढ़ने तो जाती हूँ, पर जब तक मैं लिखती हूँ तब तक तो प्रोफेसर रिमूव कर देता है। अब इसमें मेरी क्या गलती है, आप भी बताएं। वो साथ रखे चिप्स मुंह में डालती अपनी सुस्ती को उल्टा कर प्रोफेसर पर इल्जाम देने लगी। ये तो तुम मेरे पास पढ़ने आती हो या खाने? वो उससे चिप्स लेता हुआ दूर रखने लगा। दोनों ही, वो लापरवाही से बोली, पर जल्दी गलती का एहसास करती उसकी हशमगीन नजरें उस पर देखी हड़बड़ाए।
पढ़ने। अच्छा, उसने लंबा खींचा। क्या पढ़ा है अभी तक? वो उससे पहले ही दूसरे सब्जेक्ट के सवाल हल करवा चुका था। ये क्या करना चाहती हो चुनी? वो उससे याद दिलाती हुई उंगली से रजिस्टर की जानब इशारा किया। मुस्तफा ने उसे घूरा, पर वो उसे देखे तब ना, वो तो मुस्तफा के पास पड़े हुए चिप्स को देख रही थी। अच्छा, एक काम करे। नजरें वहीं थी, मुहातब मुस्तफा था। हाँ बोलो। उसने कोई तासर ना दिया। मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, आप मुझे ये चिप्स दें, ठीक? वो सरगोशी में कहती चिप्स के लिए हाथ आगे करने लगी और मुस्तफा आईब्रो झुकाकर उसे देखकर और हयात से टपटा के, आप दें तो। काम की बात ना बताई तो आपका नाम भी मुस्तफा ने। दोनों इस वक्त मुस्तफा के रूम में पेपर बैठे हुए थे। मुस्तफा अपने ऑफिस के वर्क के साथ ही उसके नोट्स और क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा था, जो खुद खा ज्यादा और समझ कम रहे थे। ओके बताओ। अपने नाम की बात सुनकर बोला। वो मुस्कुराहट छुपाकर चिप्स उठाने लगी जो नौशीन को देकर गए थे, क्योंकि अगर ऐसे पड़ती तो जमाइयाँ लेना शुरू कर देते। वो जल्दी जल्दी सारे चिप्स खत्म करने लगी। मुस्तफा जब तक लैपटॉप में कुछ काम करने लगा तब तक हया फिनिश कर चुके थे। आप पढ़ा रहे हैं कि मैं जाऊं? फिर री भी आने वाली है। वो चिप्स खत्म करके बेजार से बोली और मुस्तफा को जैसे 100 वॉलेट का झटका लगा। तू मुझे कोई सिगरेट बताने वाली थी? उसने हचमगीन नजर से गुड़ का पूछा। कब? वो नोट्स पर झुककर लातालकी से बोली और मुस्तफा सदमे से उसके झुके हुए सर को देख रहा था। तुम कुछ ज्यादा ही हदें पार नहीं कर रही हो? वो दांत पीस कर खुद को बेवकूफ बनाने वाली अदाकारा से बोला। ब्रेक पर पाऊं डाक गुजर। रूपा अपने गांव की हदों में है और इस बार वो डरने वाली नहीं, अपने दोनों अब्बा उसके साथ हैं। अगर अभी गांव वालों को पकड़ू ना तो तुम्हें यहाँ से बाहर कर दें। इस बार फिर एक्टिंग के दौरे पड़ गए थे और मुस्तफा बेचारा गुज्जर रूपा में उलझा हुआ था कि ये कौन सी महलों की बात कर रही है, किसकी बात कर रही हो, कौन सा गाँव? वह हैरत से लैपटॉप सर पर रखता हुआ पूरा उसकी तरफ मुड़ा और संजीदा होकर पूछने लगा। हाय, ये अपना गांव और कौन सा? और गुजर तुम, रूपा मैं, तुम विलन और मैं हीरोइन, और फिर मेरा हीरो आएगा जो तुम्हें रास्ते से हटाकर मुझे ले जाएगा, और क्या? वो पहले सदमे से उसे अपने घर को गांव बताने लगी और फिर दोनों का किरदार समझाकर उसकी आंखें लाल कर गई। हयात जो अभी नासमझी से उसकी गिरी आंखों में गुस्सा देखे थी, पर अचानक मुस्तफा के अमल से डर गए। मुस्तफा ने जब तुम्हें रास्ते से हटाकर मुझे ले जाएगा सुना तो उसकी आंखों में हया नाम का जुनून जो पल पल के लिए इंतहाई जुनूनत में बदल गया था उसकी आंखों में उभरा। हया खौफ से उसकी ग्रेसफुल आंखों में देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस क्यों गुस्सा हो रहा है। वो तो ये सब अपनी मदर माँ से भी कहती थी, वो तो गुस्सा नहीं होती थी, तो फिर ये क्यों? वो डर से बेड से उतर कर भागती। शहीद होने से पहले ही भाग जाओ हया, वरना कल की हेडलाइन में हमारी मशहूर अदाकारा हया सफियान अपनी गलती ना समझते हुए मुस्तफा हीरो प्लस विलन के हाथों शहीद हो गए। बेचारी मासूम और सब कब्र पर फूल बरसा रहे होंगे। वो बड़बड़ाती अभी एक पाँव नीचे रख दी जब मुस्तफा ने उसके हाफ स्लीव से नुमाया होते नाजुक बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके मुंह पर चीख की वजह से हाथ रख दिया। वो आंखें नीचे उसके सीने से लगी हुई थी और डर से कांप रही थी जब उसकी तेज गर्म सांसें कान के करीब महसूस हुई। हया की रीढ़ की हड्डी में सरसराहट फैली। आप? उसके हाथ हटाने से हिकलाती अल्फाज अदा करती कि उसने फिर चुप करवा दिया। कब वो इतना गुस्सा हुआ था? कब उसने इस तरह आकर उसके करीब आया था? वो गुस्सा करता था, मसनूई और बाजू से भी पकड़ता था, पर आहिस्ता, खुद के बीच फासला भी रखता था। पर आज ऐसा क्या था लफ्जों में? प्रिंसेस, आंखें मीची उसके मूंछों की चुभन कांबे महसूस करती सिमर से गए। कभी ऐसा मत सोचना कि तुम्हें मुझसे कोई दूर लेकर जाएगा। मैं ही तुम्हारा हीरो हूँ, मैं ही विलन। तुम्हें मेरे पास ही आना है, ना के जाना। तो ऐसी बातें दिमाग पर ना रखो प्रिंसेस, वरना ये जो तुम्हारा हीरो है ना, उसे कान से चिरा हटाकर सामने किया। हया सांसें रोके आंखें मीची उसके सीने पर दोनों हाथ रखकर बहुत ही करीब थे कि मुस्तफा की गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रहे थे। ये इस इंसान को दूसरी सांसों से महरूम कर देगा, शिद्दत से कहने के साथ ही उसकी नाक से अपनी नाक टच की। हया की सांसें बिखर गई मुस्तफा की जुसारत पर। वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। दिल था कि पसलियां तोड़कर बाहर को आ रहा था। वो झटके से दूर होकर बैठी और अपने तनफ्फुस को बहाल करने लगे। मदर माँ, ये कौन सा सीन था? ये तो अपने वाला गुजर नहीं, कहीं भूत शो का चक्कर तो नहीं? दिल में बड़बड़ाती अपनी नम पेशानी साफ करने लगी। आंखें वैसे ही बांध थी। मेरी क्या गुस्ताखी है बाबू, मैं तो इस बस्ती में अभी बसे हैं। वो अपनी गलती ना समझते हुए अपने महसूस मरीजा वाली जुबान में बोली। वो उसकी बिखरी हुई हालत में खोया हुआ मोहब्बत होकर उसके दोनों जुमलों पर, उसके दूसरे जुमलों पर बाड़ी कहकर लगा उठा। तुम्हारी बहुत गुस्ताखियां हैं बाबू की प्रिंसेस। मेहरम पन कर फासले मटाएंगे तो फुर्सत से समझाएंगे। उसके लबो लहजा जोमैन था जो हया के सर के ऊपर से गुजरा। अब आंखें खोलो और पढ़ाई की जाने मुतवज्जो। आज के लिए इतनी अदाकारी काफी है प्रिंसेस। वो जो मसलसल जर्मिश करती आंखें पर आबशार गिराए बैठी थी। मुस्तफा आहिस्ता बोला, पर उसकी गलत फहमी के उसको शर्म आ रही है। हाय हीरो,
हीरवाड़ी आ गए। वो एकदम चेकते हुए ही वो हक्का बक्का रह गया क्योंकि उसने उसके हाथ में मोबाइल जो ना देखा था। कहती उसके सदमे वाली सूरत की परवाह किए बगैर जूमती रूम से भागी और वो एकदम हंसा, पता नहीं कब सुधरेगी। कहता हुआ उसके नोट्स कंप्लीट करने लगा। बचपन से उसने उसको पाला था, उसकी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखता था। जब वो बिल्कुल अकेला हो गया था, परी इस्लामाबाद चली गई थी, अल्ताफ साहब की डेथ हो गई थी, तब यही प्रिंसी तो थी जो उसकी दुनिया आबाद करनी आई थी। वो परी से काफी नाराज था कि उसे छोड़कर गए और उसके मन में ही मलक विला के खिलाफ सोचता रहता था। उसने बदला लेने का सोचता रहता था, पर जब अक्ल शोर पैदा होता तो जाना कि अगर मलक विला वाले ना होते तो शायद उसकी बहन दरिंदों के पास होती। ये सोचते उसकी रूह काम जाती। वो जितना भी शुक्र अदा करता मलक विला वालों का, उतना ही काम था। उसने परी से माफी मांगी, उसे अपनी सोच का बताया, जिस पर वह हंस का भूल गई और उसे अपने सीने से लगाया। फिर वह अक्सर ही वहां जाता था। शहरियार भी उसे काफी मोहब्बत से पेश आता और अपनी बहन के पास इतना प्यारा जीवन साथी देखकर उसे दिली सुकून मिला। हया उसकी खामोश वीरान जिंदगी में बहाबान कराई। आहिस्ता से उसके दिमाग को अपनी खिलखिलाहट से जकड़ती रूम में बस गई। उसे पता न लगा, उसके मामले में बहुत ही बेबस हो गया था। 8 साल तक हया उसके साथ सोती थी, उसके हाथ से खाती थी, उसके साथ हर काम करवाते थे और वो बहुत ही खुशी मोहब्बत चाहत से करता था। जब हूर उसे अपने साथ रूम में सुलाया तो बहुत ही रोते थे और रात को सारे घर की नींदें हराब कर देते थे। फिर मुस्तफा आता, उसके पास बैठता, उसे सुलाता और यकीन दिलाता कि वो यहीं है। तब जाकर आंखें बंद करती और सुकून से नींद की वादी में उतरती। सफियान खुद अपनी शेरनी के मामले में मजबूर था और हूर बेचारी उसकी चीहों से परेशान। आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गई और कार्टून से चुपकर मूवी देखती और उनकी अदाकारी सारा दिन घर पर चलाती रहती। अजीब अजीब नामों से पुकारती मुलाजमों को और अपनी माँ को मदर माँ, जिस पर पहले हूर तो काफी चिढ़ती पर आहिस्ता आदत होती गई सुनने की। इस आदती के कीड़े को देखते मुस्तफा ने रोब से बिल्कुल उसका टीवी बंद कर दिया था और आजकल बेचारी पुरानी फिल्मों पर गुजारा करती। सब उसे अदाकार ही कहते थे और वो सर को हम देकर कबूल कर लेती अपना लकब। अपनी आदतों और हरकतों से सबको हंसाती रहती थी। मुस्तफा काफी तगोदा के बाद भी इस टेढ़ी टहनी को सीधा ना कर सका और दूसरा वो कुछ सख्त कहता भी नहीं था क्योंकि वो उसकी प्रिंसेस है, उसकी जान। वो चूड़ियों की काफी शौकीन थी और मुस्तफा ने उसकी पसंद को देते रूम में चूड़ियों का ढेर लगा दिया था कि हर कलर की मौजूद उसके पास। और कुछ मुस्तफा को भी उसकी नाजुक कुलाइयां चूड़ियों से बड़ी भी पसंद थे। वो दोनों अपने सुरनाक से मलक विला में दाखिल हुए। चाचू, लॉन्च में हुए दराब जो कि सलाड के आउट ऑफ कंट्री जाने की न्यूज सुन रहा था। वो खुद बिजनेसमैन था और सलाड के दिमाग टैलेंट का फैन था। उसकी कम उम्र में तरक्की पर वो तो जैसे फिदा हो गया था उस पर, ऊपर से उसकी खूबसूरती जो कि यूनानी देवतों को भी पीछे छोड़ दे। वो उसमें गुम था जब प्रिया की चीह वाली पुकार सुनी, आ गया मेरा शेर पुत्र। वो बाहें फैलाकर बोला और प्रिया साथ खड़े शेरोज के पैर पर अनजान बनती हुई हील रख कर भागी। यस माय स्वीट फादर। वो उसकी बाहों में सुमा गई। मेंढकी। वो पाँव हाथ में पकड़े करार उठा। तुम्हें क्या हुआ बेटा? मिशाल प्रिया की आवाज पर किचन से निकली। तहलीज पर शहरोज को पाँव पकड़ देकर परेशानी से पूछा, अब मुझे क्या हो सकता है? पूछो अपनी चू। दराब को देखकर जुमला बदल गया। प्रिया मैम से। उसकी बात पर मिशाल मुस्कुरा दी और वो भी दांत पीस कर पाँव समीर पर मारता हुआ अंदर आया। अब ये तो चलता रहेगा। कैसा रहा सफर? और तुम दोनों के नाक क्यों सुरा है? मिशाल के पूछने पर दोनों के कहके लगे, खाकर आई है दो। शहरोज ने मजाक उड़ाया। दोनों ने फिक्रमंदी से प्रिया को देखा जो खुद हंस रहे थे। खा कर आया है मेरे हाथों का। उसके साथ ही दाराब और प्रिया के कह के गूंजे। मिशाल बेचारी अभी परेशान थी। शहरोज के सूरज चेहरे नाक को देख रही थी। छोड़ो दोनों, जाओ आराम करो, मैं दोनों के लिए दवाई लेकर आती हूँ, बाकी की बातें सुबह करना। वो उन्हें हदायत देती हुई दोनों के लिए दवाई लेने चली गई और फिर शहरोज तो चला गया पर प्रिया दराब से कुछ बातें करती और उसका मसूमा के बारे में पूछने पर बताती। अपने रूम में आई जहाँ टेबल पर मसूमा का टैडी देखकर आंखें नम हो गई थी। हया को आने का बताती अपने पापा को कॉल किए। सिगरेट के गहरे कश लेता बैपा दराज आने वाले लम्हों के नशे में बदहोश था। वो कितने दिन बाद उसे महसूस करेगा? उसकी खुशबू जो उस पर शराब से भी गहरा नशा करती थी उसे अपने अंदर उतारेगा। उसे करीब से पास देखेगा। उसका खौफ से सफेद मासूम चेहरा, जनबिश करती हुई हमदार पलकें, फड़फड़ाती हुई सुरख गुलाबी पनखड़ियां, फूले हुए बीके रुखसार। वो सोच कर पुर इसरार से मुस्कुरा रहा था। वो गुम था अपनी दुनिया में, अपनी मदहोशी में। उसकी नीली समंदर से भी गहरी व्यथित परी आंखें तड़प में यहाँ वहां भटकी। उसके व्यथित परी आंखें शाहरियार मलक को तड़पाता देखना चाहती थे। वो उसे तड़पाना चाहता था जिसने उसे दलदल में डालने वाले को होश डाला और उसे छुपे गंध को दुनिया के सामने लाया। उस पर वाज़ा किया कि वो एक नाजायज है। अगर शहरियार कमील को सीधा ना करता तो शायद आज वो छुप कर जी रहा होता, गुम होता अपनी जिंदगी में। किसी के सामने उसकी पहचान ना होती।
कोई उसे हकारत से ना देखता, ना ही वो बाहर जाने लोगों की आंखों में देखने से डरता, ना वो ये सोच सोच कर छुपा रहता कि उसे गन समझकर मारना दे, ना ही ये उसे खौफ होता। नीली आंखें छुप छुप कर कोने में दुबकी हुई थी, खौफ से, सहमी हुई, मौत के डर से, लोगों की वहशत से। वो कब का शहरिया को तड़पा चुका होता, बहुत मौके थे उसके पास, पर जब नीली आंखें सबस खौफजदा सहमी आंखों से टकराई, उसे अपना आईना दिखा गए। वो भी तो ऐसा था, सहमा, डरा, खौफजदा। वो भी ऐसी थी, सहमी, डरी, वहशतजदा, मासूम सी मासूमा, जिसकी खौफजदा जिसकी खौफजदा सबस आंखों की परछाई उस पर पड़ी और खुद में जकड़ गई, उसे तड़पा गई, अपने कमसुन हुस्न से मदहोश कर गई। वो हसीन थी, बेहद हसीन। आज भी उसे याद था कि कब वो हारा था शहरयार की बेटी के सामने, कब वो तड़पा था दूसरी झलक देखने के लिए। वो तो पाकिस्तान अपने काम से आया था, अपने जाती हेलीकॉप्टर में। वो मरी में एक शानदार होटल में रहाइश पजीर था। दिन के 12 बजते थे जब वो बाहर उसे वॉक करने के लिए निकला, और चलते चलते काफी दूर निकला। उसने हुड्डी पहनी हुई थी, इसलिए कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। वो लोगों और लड़कियों के दिमाग में क्या हसीयत रहता था, उससे खुद वाकफ था, और अपनी वजाहत पर्सनालिटी के आगे हसीन एक से बढ़कर एक लड़कियों को अपने कदमों में पाया था। वो था ही ऐसा जिस पर चाहे अपनी सिर्फ एक नज़र डाले तो वो अपने आप को किसी से कम ना समझे। वो अपने आप को मगरूर हसीना माने क्योंकि सलार मलक ने उस पर अपनी नज़र बख्शी। वो अपने ख्यालों में गुम जा रहा था जब अचानक हवा के झोंके की तरह चोरी मजबूत सीने से रुइन माँ महकता वजूद टकराया। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारती उसकी बाहों में, उसकी मजबूत हसार में। चुप, वो दारा और मासूमा खुद को जमीन से ऊपर पाकर खौफ से देखने लगे। चुप होकर सांस रोके। हुड्डी में छुपी हुई नीली आंखें जब खौफ से फटी हुई सबस आंखों से टकराई, सब कुछ थम सा गया था। मुर्दा दिल चीखने लगा। पल में वो हाथ में थी, अभी वो उसे महसूस करता, ये जानता, ये हकीकत है। उसके लिए आसमान से गिरी हुई कोई झील जैसी हुई आंखों वाली पड़ी, पर तब तक किसी ने रूह खींचने के अंदाज में से बाहों से लिया। वो जो अपने हाथ में लिए उसके सबस झील में अपने नीले समंदर को बहाकर सैराब करना चाहता था, पर किसी ने बेदर्दी से छीन लिया, बगैर उसके वीरान दुनिया में शोर करती हालत की परवाह किए। वो उसके छीने पर गुस्से से चीता जब उसके कानों में अल्फाज पड़े, देखो मेरा बेचारी आपी ने पकड़ लिया, देखो मेरा बच्चा रिया आपी ने पकड़ लिया, आप चलो, आप कुछ नहीं वहां। वो क्या कह रहा था, किस बारे में कह रहा था, सलार कुछ ना समझा। उसने सुनी वो आवाज और वो थी शहरियार की, शहरियार मलक। उसके लब हिलो और वो उसे महकते हुए वजूद इस हूर को पहचानता, उसे जाता हुआ देखता रहा। मीम आए स्वाद वाव मासूमा लफ्ज जुदा जुदा करके नाबी लबू से अदा हुआ, और फिर ना वो उससे अलग हुआ और ना ही होना चाहा। उसे मिल गई थी अपनी मंजिल, अपनी बेसुनी, अपनी तरफ। वही थी उसकी सब कुछ, उसकी लिटिल गर्ल। जब पहली बार उसके करीब हुआ तो जाना नशा क्या होता है, बेसुनी की दवा भी होती है। फिर ऐसी कोई रात ना थी जब वो अकेली हो और सलार पास ना हो, पर उसकी एक ही सदा होती थी, मेरे पास आओ, मैं अकेला हूँ, छुपा लूंगा तुम्हें। उसके सरगोशियों पर सबस झील से अबशार बहर निकलता, रूह कपकपा जाता उसकी शिद्दत जनूनी आवाज पर। एक्सक्यूज सर, मर्दाना आवाज खामोश फिजा में गुंजो। सलाह का ख्याल उसकी हकीकी दुनिया में लाए। वो ऐसी गुस्ताही पर उसे चीर फाड़ देता अगर जो काम था वो इम्पोर्टेंट ना होता। वो उठ बैठा और उंगलियों को जलाता हुआ सिगरेट एश ट्रे में मसला। उसका मुलाजम सिर्फ देख ही उसके सब्र और उंगलियों को जर्जरी ले उठा। पर सर, आपकी विश को रिस्पेक्ट के साथ पूरा किया गया, फर्स्ट मॉर्निंग टाइम आपका होगा। वो सर झुकाए बोलता उसे मसरूर कर गया, इसलिए नहीं कि उसकी बात मान ली गई थी, बल्कि इसलिए कि अब वो दिन में भी सामने रूबरू होगा। मजबूत कलाई में बांधी घड़ी में टाइम देखता, उसे जाने का इशारा करता उठा, और लब्बू पर पुर इसरार तबस्सुम था, पूर सरशार था, पर आंखें बेचैन। नानो, अब यहीं सो जाएं प्लीज। वो बेड पर लेटते हुए पास बैठी आयमा बेगम से बोली, हाँ हाँ मेरी जान, मैं यहीं हूँ। प्रिया के जाने के बाद वो काफी मुश्किल से चुप हुई थी। अभी शहरियार उसे लटा कर गया था बेड पर, और वो आयमा बेगम साथ थी। अभी भी चुप ना करती, पर प्रिया के काल और उसे दिलासा, हिम्मत देने का दरस ना देती। मिशाल से बात की, उसने भी उसे ताकतवर और हिम्मत वाली बनने का कहा था कि दूसरी तरफ जब मैं कॉल करूं तो मुझे मिहारी बहादुर मासूमा चाहिए, तो उसे शहरिया से बात करके अपने पास ले आएगी और यहाँ पढ़ाएगी। इसलिए जब उसने चुप की, अब रात हुई थी और रात होती उसे भूत का डर लगने लगा था, इसलिए आयमा बेगम को साथ रहने का कह रहे थे। कहाँ बेटा? उसे बेड से उठता देखकर आयमा बेगम ने पूछा। नानो, आवाज नहीं करें। वो उसे उंगली पर मुंह डालकर चुप रहने का इशारा करती, सबस आंखों को फैलाकर यहाँ वहाँ इशारा देने लगे, और आयमा बेगम नासमझी से चुप हो गई, बल्कि मुंह पर उंगली रख ली, और वो ट्राउजर टी शर्ट में सुनहरी लंबे बाल कमर पर बिखेरे, नंगे सुर पाँव को कलीम पर आस्था से रखती हुई ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोलकर उसका जायजा लेने लगी। वहां कुछ ना मिला
तो फिर टेरेस पर आई, नीचे लॉन में गार्ड्स को देती, वापस उसका भी स्लाइडिंग डोर बंद किया और बराबर पर्दे बराबर कर दिया। फिर उसके नाजुक कदम खिड़की की तरफ थे जो पीछे बागीचे में खुलते थे, पर वहां भी लाइट ऑफ थी, इसलिए आंखें बंद करती खिड़की कपकपाती हाथों से बंद कर लिए। क्या ढूंढ रही हो बच्चे? आयमा बेगम मध्यम सा बोली। नानो, बात ना करें, भूत बाजेगा, फिर आप पकड़ेंगी कैसे? वह कुछ हल्की से कहने लगी और बाथरूम का मुकम्मल जायजा लिया। आयमा बेगम हौनक बन इसको देख रही थी। भाई कौन सा भूत है? अरे आप नहीं समझेगी। वह पूरा रूम बंद करती हुई खिड़की उसके बराबर करती, बेड के नीचे हर जगह, और जब तसल्ली हुई कि अब कुछ नहीं है तो आराम से चढ़ती हुई बेड पर आई और कम्बल लेट के कुछ नहीं था। वो सांस लेकर रिलैक्स हुई और करवट लेती आयमा बेगम से चिमट गई और आयमा बेगम भी मुस्कुराती हुई सर पर बोसा देती बालों में उंगलियां चलाने लगे। नानो, री आप ही सो गई होगी? वो सास की गोद से निकाल कर देकर पूछने लगी। हाँ बच्चे, 10 हो गए हैं, प्रिया भी सो गई होगी, वो थक गई होगी ना सफर से, अब आप भी सो जाएं। उसके बालों में उंगलियां चलाती मोहब्बत से चूर लफ्जों में गोया हुए और मासूमा गूंदगी में जाते हुए सिर्फ बोले। मम्मा अब चले, आप भी आराम कर ले। मासूमा सो गया। काफी देर बाद पड़ी आई और गोद में सोती हुई मासूमा को तकिए पर आराम से सर रखे आयमा बेगम से मुखातिब हुए। मासूमा के नरम डबल बेड पर उसकी कमर में दर्द हो जाता था, इसलिए परी बोले। हाँ बच्चा, जरा सहारा दो तो उठो। परी जो खिड़की स्लाइड डोर जो कि मासूमा पहले ही ला कर चुकी थी चेक करते उसके पास आई और सहारे से उठाकर लाइट ऑफ करके लैंप की मदम रोशनी कमरे में फैलाए, दोनों दरवाजा बंद करती बाहर आए। बच्चा जरा ख्याल करना, बच्ची चीहे ना रात को। वो बेड पर बैठ कर हदायत देने लगी। जी मामा। वो साई लाती हुई लाइट ऑफ करती, जीरो बल्ब की रोशनी बिखेरे दरवाजा बंद करती अपने रूम में आगे। सो गई गुड़िया? शहरिया लेटे पूछने लगा। जी सो गई है। मेरी मिशाल से बात हुई थी, प्रिया और शेरोज ने शायद एक दूसरे को पंच मारे, दोनों की नाक सुर है। वो फिक्रमंदी से बताने लगी, जिस पर शहरिया मुस्कुरा दिया। एक शेर है तो दूसरा सवा शेर। जाहिर है एक जंगल में 2 शेर तो हुकूमत नहीं कर सकते ना, जैसे इस क्रम में मेरी शेरनी की हुकूमत है। ये बेचारा शेर तो नाम का रह गया। उसकी नाइटी में जलमलाते सरापे को देते हुए भारी आवाज में गोया हुआ परी उसकी लो देती नजरों को इग्नोर करती बैठ पड़ाई और खुद पर कमर डालकर सोने लगे। बड़े ही लोग नहरे शहरे दिखा रहे हैं। वो उसके ऊपर से कमर दूर फेंकता हुआ उस पर झुककर आईब्रो चुकाए बोला। शहरियार सोने दे, बहुत ही थक गई हो। उसके सीने पर हाथ रखती पीछे को देख मुंह बनाकर बोले। ऐसे ही जानम, मेरी नींदें उड़ा कर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में जकड़कर मैंने हेजी से बोला। आप कुछ शर्म का लें, बेटियां जवान हो गई हैं, आप अभी भी वैसे ही हैं बेशरम। अपनी गर्दन की शहरा पर उसका लम्स महसूस करती कुछ शर्म ही दिलाने लगे। हा 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 हा, जानम इसमें हमारा क्या कसूर, हम भी तो अभी जवान है। आप सिर्फ हाँ करें, अभी के अभी 18 बच्चों के ढेर लगा दो। शहरी उसके जुमले पर वो चीहे। यस माय डार्लिंग, आई एम हियर, सिर्फ इजाजत दो। वो फिर से शो हुआ। आप कभी नहीं सुधर सकते। वो अपने गिर्द मजबूत होते हुए हंसा को महसूस करती बेबसी से हुई। सच में कभी भी नहीं। बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी नहीं। वो शिद्दत परी जिसात करते हुए गंभीर लहजे में गोया हुआ और हाथ पर आकर लाइट ऑफ कर दी। और परी बेचारी कब जीती थी इस शेर से, वो तो सिर्फ नाम की ही शेरने थे। आज वक्त जैसे उसके सब्र का पैमाना आजमा रहा था। वो बार बार घड़ी को देता और उसे पता था पाकिस्तान का आधा हिस्सा 2 से पहले बिस्तरों में दबकर गहरी नींद में होता है। इंतजार तो वो कल से कर रहा था जब उसकी लिटिल गर्ल अकेली सोना चाहती थी। वो बहुत ही खुश हुआ और जाने के फैसला किया, पर परिया शहरियान के सारे जज्बों पर पानी डाल दिया। वो अकेली सोने वाली थी, पर उसने जबरदस्ती अपने साथ सुलाया। वो नहीं जानती थी कि कितना तरपाया है उसने SM को। अगर उसकी जगह कोई और होता या वो उसकी MK के लिए इतनी हास ना होती तो शायद 2 उंगलियों की बजाय वो उसे अपने एक हाथ से ही हाँ कर देता। इस वक्त वो अपने पाकिस्तान वाले बंगले में था। किसी को खबर ना थी कि सलार पाकिस्तान में, सिर्फ उसे और उसके मैनेजर को जो अमेरिका में था। लोगों और मीडिया की आंखों में वो बहुत ही महारत से धूल झोंक देता था। परसों भी उसकी फ्लैश यूरोप की थी, पर वो खुद पाकिस्तान में मौजूद था। ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई हजार बार हुआ। SM को समझना किसी के बस की बात ना थी। मलक खानदान समझता था कि SM को कुछ पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मलक खानदान में क्या होता है और कौन कौन किस घुटन में सांस ले रहा है। वो सब जानता था। उनके सांस लेने कितने वक्त में हारिश करने का वक्फा वो सिर्फ सोचते थे। MS पहले ही जानता था, पर लगता यह था कि वो सबसे अनजान है, किसी को नहीं जानता कौन उनका है और कौन दुश्मन।
वो गुस्से से उठा और हाथ में पहनी वॉच को नीचे फेंककर अपने भारी शूज से टकरू में तकसीम कर दिया। आरिस, आखिर कितना वेट करता। दार उठा। आरिस जो कि 24 साल का लड़का, उसका पाकिस्तान में मुलाजिम था, मोबाइल बकरे पैगाम की वसूली के इंतजाम में था, उसके दार पर हड़बड़ा उठा। ये लड़की खुद मरेगी, सबको भी मरवाएगी। मोबाइल को गुड़का उठा। यस एस। भागते हुए ऊपर उसके रूम के डोर पर आया और सर झुकाए पूछा, बता दो आ रहा है। अब कोई बकवास यहाँ कुछ भी नहीं सुनूंगा। कैथावा ड्रेसिंग रूम में आया और वहां से ब्लैक हुडी पहनी और बाहर आया। रात में उसकी नीली आंखें चमक रही थी, पूरी इस रात सी चमक। वो क्या कहते, उसके हुक्म पर सर को हम देकर साइड पर हो गया और उस मगरूब बादशाह को ना की सीध में सीने उतरते हुए देखा। कांधे उछालकर मैसेज टाइप किया और मोबाइल जेब में डालकर पीछे भागा। रात के 2 बजे थे। हर तरफ खामोशी और सुकून छाया हुआ था। सब लोग अपनी मीठी नींद के मजे ले रहे थे। शारिया पैलेस में भी सब गहरी नींद में थे। आयमा बेगम की काफी मेहनत और मोहब्बत से उसकी आंख लगी थी। नतीजतन वो अभी गहरी नींद में थे और इस गहरी नींद के बावजूद उसे अपने बालों में वही खौफजदा लम्स महसूस हुआ जिसकी सरसराहट उसे कंपकपाने पर मजबूर कर रहे थे। उसकी हमदम पलकों में जन्बिश हुई जब कान में सरगोशी हुई। मासूमा। गंभीर भारी सरगोशी से उसकी रीढ़ की हड्डी में वहशत सी सर्द लहर उठी। ये कैसे हो सकता है कि मैं तो पूरा रूम चेक करके सोए थे। उसने दिल में सोचा। बदन पर लजरा तारी हो गया। कोई जैसे उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था। वह भूत है। लब फड़फड़ाया। लिटिल गर्ल। उसकी फड़फड़ाहट पर अनाबिला मुस्कुराया और झुककर कान के करीब बोला, योर ग्रीन ब्यूटीफुल आइज मेड मी क्रेजी लिटिल गर्ल। भारी सरगोशीनुमा आवाज उसकी सांस से रो गई। आंखों को साथी से नीचे और मुट्ठियों से बेडशीट को मजबूती से जकड़ा। पापा प्लीज कम। लफ्जों के साथ ही आंसू बह निकले। रुखसारू का नाम करने वो चीखना और चिल्लाना चाहती थी पर सांसों की आवाज से खौफजदा होती चुपचाप आंखें बंद किए पड़ी थी। वो जो उसके पास बैठा उसे मध्यम रोशनी में कमर में लिपटे कांपते वजूद को देते उसके सुनहरे बाल तकिए के साथ उसके चेहरे को छुपाए किसी हसीन मंजर की तरह उसे पेश कर थे और वो मोहब्बत से उसको देख रहा था। डोंट क्राई बेबी, जस्ट फील मी, आई एम इन योर हार्ट एंड माइंड। वो बगैर उसके रुखसार को छुए उसके आंसू साफ करने लगा। ना वो महसूस कर सकी और ना ही एस ने उसे डराया। मासूमा लजरती पसीने में नम थी। कोई बहुत ही करीब था। आंखों के ऊपर साया सा महसूस हो रहा था। चेहरे से सिरकते हुए बाल, नाक की नथनों से टकराती महंगी परफ्यूम की खुशबू। अब ये पता नहीं था कि इंसान है या बोध। सलाड बहुत ही करीब से उसकी खुशबू को नशे की तरह खुद पर तारी करता आंखें मुद्दे सुकून हासिल करा था। पता नहीं कब तुम्हें अपने दस्तरस में लाऊंगा, मुझे देंगे भी कि नहीं। अगर नहीं मिली तो कोई दुख ना करना माँ बाप से जुदा होने का। बिकॉज यू आर माई लिटिल गर्ल, आई एम योर, ऑलवेज योर, एस ओनली फॉर एम एंड एम ओनली फॉर एस। एस एम। मासूमा का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। सरगोशियां मजीद हो रही पर उसका मासूमा का छोटा सा दिल उछलकर सीने से बाहर को आ रहा था। हाथ बढ़ाकर साथ पड़ा हुआ तकिया आयसा से उठाया। ची के साथ ही उठती मारना चाह पर सबस आंखें खौफ से फैल गई। कपकपाहट पूरे वजूद पर शुरू हुई। अश्क रवां हुए झील से। वो सिमट गई जब सामने कुछ ना देखा। मुंह पर हाथ रखती अपनी ची हलक में दबाने लगे। कमरे में वही मदम रोशनी, वही बंद दरवाजा, बाथरूम डोर बंद, स्लाइड डोर, उस पर गिरे हुए पर्दे। कुछ भी ऐसा ना था। नहीं। अचानक खिड़की के आधे खुले पर नजर पड़ी तो बेसाता मुंह से निकला, मतलब भूत नहीं है, सच में कोई है। वो बेड से सिरकते भी पीछे को होती भी फख्र चेहरे से बड़बड़ाए। खौफ से मुंह पर हाथ रखकर तेज तेज रोने लगे। कोई यकीन नहीं करता, सब पागल समझते हैं। कोई है पापा। वो बेड से नीचे उतरकर नीचे बैठी और डर से नीचे जम छुप गए। किसी को क्या बताती, कोई समझता ही नहीं था। मैंने यहाँ नहीं रहना, मुझे मारेंगे। बेड के नीचे सिमटती पड़ी खुद को बचाने की नामुमकिन से कोशिश कर थी। आंखें मसलसल बैठ थी। चेहरा हाथों में छुपाकर सिसकियां घूटने लगे पर हिचकियों क्या करती। उसका पूर कांप रहा था। उसके कमरे में सच में कोई था, मतलब कोई इंसान जिसे सच में छुपाना चाहता था। मुझे नहीं जाना मामा पापा, मुझे छुपा लो। खामोश कमरे में उसकी घुटी घुटी सिसकियां और हिचकियों के साथ ही सरगोशियां गूंज रहे थे। पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकी तो मासूमा ने सामने इस्लामाबाद की मशहूर यूनिवर्सिटी की मगरूर अपने आबोताब से खड़ी इस इमारत को देखकर अपने लब कुचले, जहाँ पर कई स्टूडेंट्स अंदर जा रहे थे। खुद को अंदर पाते सबके बीच ये सोच कर ही नन्हे दिल सुकड़ने लगा था। सुर व सफेद मासूम चेहरे पर नन्हे मोती नमूदार हुए। पहले प्रिया साथ ही, अब कोई नहीं। वो सुबह ही उठकर नाश्ते के बाद मुंह बनाते तैयार हुए यूनि के लिए। उसने रात वाक़या किसी को नहीं बताया।
ایک تو یقین کوئی نہیں کرتا اور دوسرا اپنے ماں باپ کو پریشان ہی دے سکتے تھے۔ تیار ہو کر آئمہ بیگم، جن کو پریا کے ماما کہنے پر پریا نے نانو کہنا شروع کر دیا تھا، اور مرحوم عالیہ بیگم کو دادو، پھر اسے دیکھ کر معصومہ بھی یہی کہنے لگی اور اس نے کسی کی روک ٹوک نہ کی، تو اسی طرح عالیہ بیگم دادو اور آئمہ بیگم کو نانو کہہ کر اپنی فیملی مکمل کر لے کی دعائیں دی۔ اور پریا شہریار کی محبت لے کر گھر میں بیٹھی، اور ایک کارت اور ڈرائیور کی نگرانی میں وہ ابھی یونی کے سامنے گھر میں بیٹھی کھوئی ہوئی تھے۔ اس کے اسکول سے جانے کے بعد شہریار نے بھی اپنے فرض کی راہ لے۔ میڈم، یونیورسٹی آ گئی ہے۔ گارڈ نے گاڑی کا دروازہ کھول کر ادب سے اسے ہوش کی دنیا میں پٹکا۔ ہاں ہاں، باری آواز سن کر وہ بکھلائی اور زور و شور سے سر ہلا کر بلیک لمبی سے زیادہ جس سے خود کو چھپائے ہوئے آئے تھے، وہ ایک لڑکی تھی۔ کم عمر تھی تو کیا تھی تو وہ وہی عورت ہی نا، اور لوگوں کی نظروں، ڈر، خوف نے اسے پہلے سمجھا دیا تھا حیوانوں کی سوچ کا، اور اپنے اوپر پڑنے والی ہر نظروں کو پہچان لگی۔ وہ معصوم خوف بھی اس لیے کھاتی تھی، یہ بھی سمجھتی تھی اس کے پاپا نے کیوں اسے چھپایا، اور ان سب کا مطلب سمجھتی خود کو چھپانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی گئی تھی۔ چادر کے کونے سے پسینہ صاف کرتی اللہ کے نام سے باہر نکلے۔ میڈم، ہم چھٹی سے پہلے آ جائیں گے۔ وہ اپنی اس چھوٹی سی میڈم کے ڈر سے واقف تھے، اس لیے اس کے گلابی سہمے ہوئے چہرے پر ذرا سی نظر ڈال کر نیچے دیکھتا ہوا بولا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا گیا تھی؟ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بڑی سی چادر میں چھپی گلابی چہرے پر رقص کرتے سنہری بالوں کو بے دردی سے کان کے پیچھے کرتی چڑکا بولے، ایک تو اسٹوڈنٹس بڑھ گئے ہیں، اوپر سے میرے بال۔ غصے سے مدم آواز میں چیخے، نہیں، اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ خود میں حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگے اور مین گیٹ سے اندر آئی، ذرا سی نظریں اٹھائی اور سامنے گراؤنڈ میں اسٹوڈنٹس کی بھیڑ، ٹولے یہاں وہاں پھیلی ہوئی دیکھ کر ہڑبڑائی نظریں نیچے کر لی۔ ہر کوئی خوش گپوں ہنسی مذاق میں مصروف تھا اور کچھ کی نظریں اسی پر ٹکی۔ آپی، وہ ابھی اور قدم آگے بڑھاتی جب پیچھے کسی بچے کی آواز ہے۔ اس کا بڑھتا ہوا قدم تھما ہوا تھا۔ نہیں، مجھ سے نہیں، اسے کون پکار سکتا ہے، وہ بھی کوئی بچہ، اور ویسے بھی ہزاروں کے تعداد میں یہاں پر آپیاں ہیں۔ وہ پھر سے قدم بڑھانے لگی جب وہی پکار آئی، آپی، ہم آپ سے ہیں۔ وہ بچہ سامنے آیا، یہ تو کینٹین والی کا چھوٹا بھائی تھا، منا۔ بامشکل ظاہر ہوتے اس کے چہرے پر نظر پڑے۔ سوچ تو یہی تھی، پر نظر ہاتھ میں موجود سرخ گلابی انتہائی خوبصورت پھولوں کے بکے پر تھی جسے وہ بامشکل سنبھالے ہوئے تھا۔ آپی، سنبھالے اسے، گر جائے گا۔ وہ شاک سب کی نظریں خود پر محسوس کرتی بے ہوشی کے در پر تھی کہ وہ بچہ پھر بولا، نہیں، میں کیوں سنبھالوں، خود سنبھالیں۔ اسٹوڈنٹس کی کھوتی ہوئی نظریں خود پر پاتی نم آنکھوں سے گویا ہے، ان لاکھ آنکھوں میں کوئی گہری آنکھیں بھی دور سے اس کے گلابی معصوم چہرے کے تاثرات جانچ رہی تھی اور بےتاب تھی اس کے جان لیوا لمس کو پھولوں پر محسوس کرنے کے لیے۔ معصومہ نے اپنے سینے میں دبکے ہوئے بکس پر اپنی پکڑ مضبوط سخت کر لی۔ دل تھا کہ پھٹنے کے قریب تھا کہ یہ حرکت کون کر کے اسے ڈرانا چاہتا ہے۔ بے بسی سے آنسو لڑ کر پھولی ہوئی گلابی رخساروں پر گرے۔ منا بھی پریشان ہو گیا، آپی، یہ سمیاں آپی نے دیے ہیں پھول۔ اسٹوڈنٹس کا مجمع قریب ہونے لگا اور پھر پھسر پھسر شروع ہوئی، سرگوشیاں گرنے لگی۔ دو وجود پریشان ہوئے تو دو آنکھیں خون الوداع ہوئے۔ آپی، آپ رو رہی ہیں؟ وہ بچہ پریشان ہوا، آپ روئیں نا، میں سمیاں آپی کو بیچتا ہوں، انہوں نے یہ دی ہیں۔ سمیاں کے نام پر معصومہ جھکے ہوئے سر ٹھٹکی، بدن میں جو کپکپاہٹ، ٹانگوں میں لرزش چھوڑتی، انہیں قابو کرنے کے لیے نیچے بیٹھی اس کا مقابلے۔ کیا آپی سمیاں پریا کی کلوز فرینڈ تھی، اس کا بھی کافی یا پھر کافی زیادہ خیال رکھتے تھے۔ جی، آپ روئیں نا، میں انہیں واپس کر دیتا ہوں۔ معصومہ نے ذرا کی ذرا اپنی جھکی سبز سہمی ہوئی آنکھیں اٹھائی تو دل دھک سے اچھل اٹھا، اس سے گھٹن ہونے لگی تھی۔ وہ سب اس کو دیکھ رہے تھے۔ دو مجھے، سہمی آنکھوں سے کپکپاتی لذرتی گلابی چھوٹے ہاتھوں سے تھاما۔ اسی دوران اسے کچھ بھی ہوش نہیں تھا، کیا ہو رہا ہے۔ وہ جلدی سے یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ سورج چہرے سے زبردستی پھیکا سے مسکراتی جھک کر اس بچے کے گال پر بوسہ دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنے قریب پھول ہونے کے باوجود ان میں سے کوئی بھی خوشبو نہیں آ رہی تھی۔ ویسے تو بڑی معصوم ہے، پر میم کے لیے بکے آ رہے ہیں، وہ بھی سرخ گلاب کے۔ یہ تو پاگل تھی نا۔ ہاں، پاگل ہے تو کیا، آج کل پاگل پن کون دیتا ہے، حسن بھی تو جان لیوا ہے۔ اچھے بڑے لڑکے دونوں شانوں چت ہو جائیں۔ چی توبہ ہے۔ یہ وہ لڑکیاں تھی جو اپنے گریبان نہیں دیتی، پر سامنے والی جو بیچاری ایسی تھی بھی نہیں، اسے غلط قرار دینے لگی۔ معصومہ سنتے ہوئے کپکپاتی قدم اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف اٹھانے لگے۔ مجھے نہیں رونا چاہیے، یہ تو اپیا نے دیے ہیں۔ اپنے آنسو صاف کرتی سر جھکائے کہہ کے ہنسی، تمسرے سرگوشیوں سے دور ہونے کی وجہ سے بھاگی۔ بکے وہیں پر گراؤنڈ میں پھینکتی اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف ہوئی کہ سامنے آتے ہوئے وجود سے ٹکرائے اور جلد سے خود کو سنبھالتی اس کی خوشبو جو کہ اپنی سی لگی تھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ آپ نے بھی آپی کو نہیں روکا، ابھی دیکھ رہے ہیں نا،
وہ اس کے پریشان سے چہرے کو دیکھتی شکوہ کرنے لگی، جس پر وہ مسکرا دیا۔ ارے یہ تو پھر سے آ گئی، ویلکم ٹو بیک ڈرپوک حسینہ، پاس سے گزرتے لڑکوں نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر عزیر نے غصے سے اپنا پیر معصومہ کو دیکھتے ہوئے دونوں لڑکوں کے سامنے کیا۔ اگلے ہی پل کیکوں کی بوچھار تھی، دونوں شرمندہ منہ کے بل زمین پر پڑے تھے۔ معصومہ کی خوبصورت سبز آنکھیں پھٹی ہوئی تھی جب عزیر بولا، ہنسو تاکہ انہیں پتہ لگے سویٹ گرل ڈرپوک نہیں، وہ اس کا سینئر تھا۔ وہ اس کی آہستہ سے کہنے پر اس کے سامنے کھڑے اونچے لمبے اپنے کالی آنکھیں والے بھائی کو دیکھا جو اسے ہنسنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائے، مجھے آ نہیں رہی کہتے سر جھکا گیا تھی، اور عزیر اس کے ریلیکس چہرے کو دیکھ کر خود ریلیکس ہوا۔ وہ لڑکے شرمندہ سے اٹھ کر اظہر کو دانت پیس کر دیکھتے جانے لگے۔ کون کہتا اسے کچھ جانتے تھے؟ اگر ایک کہتے 4 سنتے 5 کھاتے۔ کس بات کی بھیڑ ہے بھائی؟ کہیں بریانی بٹ رہی ہے تو مجھے بھی بتا دوں گا، لے آؤں گا۔ کچھ بےتابی سے پوچھا گیا۔ سب ہنستے ہوئے یہاں وہ بکھرے۔ بھائی میں جاؤں؟ وہ مدم سا بولی، ہاں جاؤ، اگر کوئی پرابلم یہاں پہ کوئی تنگ کرے تو یہیں پہ سمیا یہاں پہ مجھے کہنا، اور خود بھی رونا نہیں، جم کے مقابلہ کرنا۔ ری نہیں تو کیا ہوا، ہم تو ہیں نا۔ اس کے ساتھ پر ہاتھ رکھتے بولا۔ معصومہ حامد سائل لاتی ننھی سے دل کو مضبوط کرتی جان لگی۔ وہ سینہ جھٹتے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف آئی۔ رکو جانو، کلاس میں قدم رکھنے سے پہلے سمیا کی آواز آئی۔ اپنے دک دک کرتے دل کو کنٹرول کرتی مڑی اور سبز آنکھیں سیڑھیوں کی جانب اٹھائے تو مسکرا دیا۔ سب سے ملی، میرا دیا ہوا بکے بھی پھینک کر آئے۔ وہ سامنے اس کی حبہ لینے آئے اور معصومہ اس کے جانو کہنے پر گلے لگے۔ اس کے لذرتے وجود کو محسوس کرتی پریشان ہوئی۔ سوری آپی، آئسہ سے معافی مانگی۔ آپ بھی تو اچھی بہنوں کی طرح دیتی ہے، یوں بی ایف کی طرح دو گی تو مجھے ڈر لگے گا۔ مجھے لگا کس نے مجھے ڈرایا، اور دوسری بات بہت ہی گندے تھے، خوشبو تو تھی نہیں، اچھا تھا پھینک دیے۔ اس نے منہ بنایا۔ سمیہ نے اسے دیکھا کہکا لگایا، ڈارلنگ ایسے ہی اپنی محبوبہ کو تنگ کر رہے تھے، اور یہ منصوبہ میرا نہیں تمہارا ہی آپ ہی کا تھا، اور یار اچھا کیا پھینک دیا، لگتا ہے اس آدمی کے آگے تھے میرے پاس۔ معصومہ نے ناسمجھی سے دیکھا، کوئی تھا، میں چہرہ تو نہ دے سکی، پر ٹکراؤ کی وجہ سے وہ میرے پھول لے گیا، میں اس کے۔ دونوں سیم تھے، فرق یہ تھا کہ میرے خوشبودار تھے اور لڑکے کے پھیکے۔ اچھا اب تم کلاس میں جاؤ، تمہارا نیو اینڈ موسٹ ہینڈسم ڈیشنگ پلس چارمنگ ٹیچر آ رہا ہے، دیکھنا ضرور۔ اسے پریا کی طرح آنکھ مارتے چلے گی، پیچھے وہ بیچاری گلابی سے سر ہو گئے۔ میں کیوں دیکھوں، ہوگا خوبصورت پر میرے پاپا سے زیادہ نہیں۔ اس کے تعریف پر غصے سے بڑبڑائے۔ وہ کلاس میں اپنے اوپر نظریں محسوس کرتی پریا کی ہدایت پر فرسٹ سی پر بیٹھی اور اپنی کتاب سینے پر دبکے ہوئے سامنے رکھے ساتھ بیٹھی لڑکی کو گڑ کر دیکھنے لگی۔ ایرم اس کے ساتھ نہ بیٹھو، ایسا نہ ہو تمہارے کہکے پہ بے ہوش ہو جائے اور بریکنگ نیوز میں تم گلا پھاڑنے ہنسنے والے چڑیل بن جاؤ۔ کلاس میں دبی دبی ہنسی گونجی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ کہتی ہوئی ایک جھکائے ہوئے سر بیٹھی معصومہ پر نظر ڈال کر اٹھی، اور وہ انتہائی ضبط کرنے کے باوجود آنسو لڑکا جنہیں چادر سے صاف کرنے لگی۔ اب وہ اکیلی سرگوشیوں کے بیچ بیٹھی تھی۔ سنو لڑکی، پیچھے سے اسی لڑکے نے پکارا، جس کا معصومہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ بے حس احساسوں سے آرے لوگ کیا جانے کسی کے جذبات، انہیں تو صرف وقت گزار اور تمسرے مذاق اڑانے والے میں مزہ آتا ہے۔ یہی معصومہ کے ساتھ بھی ہو رہا تھا، کوئی اس کے ہاتھ سے واقف نہ تھا، سب مذاق اڑانے اور ہنسنے میں مصروف ہے۔ سنا تھا تم سائیکیٹرسٹ کے پاس گئی تھی، پھر کیا کہا؟ روم میں بند رہنے کا تو نہیں کہا کہ تم جیسے لوگوں کی موجودگی سے ہم گھٹن اور پریشر ریس ہو رہے ہیں؟ وہ خاموش لب کاٹ رہی تھی جب اس کے کان میں کچھ لفظ پڑے، اسے سر اٹھانے پر مجبور ہو گئے۔ ہما تم کچھ زیادہ ہی بول رہی ہو، میں ابھی پرنسپل سے تمہاری شکایت کرنے جا رہی ہوں۔ عریشہ جو پہلے دن سے معصومہ سے دوستی کی خواہش مند تھی، اسے وہ خاموش سبز آنکھ والی خوبصورت سی لڑکی بہت ہی پسند تھی، اور معصومہ کے زیرو نیچر اور ڈرا ہوا چہرہ دیکھ کر خود میں ہمت پیدا نہیں کر پاتی۔ وہ ایسی تھی تو نہیں، پر اس کی حالت خود دیکھ چکے تھے۔ ابھی بھی سب کی نظریں اور تمسرے سرگوشیاں سنتی آہر کا بول اٹھے، تمہیں کیا ہوا ہے، جاؤ بتاؤ، میں سچ تو کہہ رہی ہوں۔ ہڑبڑائی بھی بولے، ہاں جا رہی ہوں، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ تم اس کو ہراساں کر رہی ہو۔ وہ دانت پیس کر بولے، میں نے کب کیا؟ عریشہ تم کچھ ایسا نہیں بولو گی؟ وہ ایک دم گھبرائی اس کے راستے میں۔ کیوں نہیں بولوں؟ ہاں ذرا دیکھو اس کی طرف، کیسے تم لوگوں کی وجہ سے ڈری کانپ رہی ہے۔ ہمیں اس کا ڈر ختم کرنا چاہیے یا اسے اور ڈرانا چاہیے؟ کیا یہی انسانیت بچی ہے ہمیں کہ ایک بے بس انسان کو اور بے بس کر کے اسے اپنے لفظوں سے لہو لہان کر دے؟ وہ اچھا خاصا تب گئی تھی۔ اوکے میں سوری کرتی ہوں، پر تم کسی کو نہیں کہو گی، ٹھیک؟ وہ بھی چلاک تھی، جلدی خود کا بچاؤ کیا اور معصومہ سے سوری کی۔ ساری کلاس خاموش تماشائی بنے تھے۔ سمجھتی کیا ہے خود کو، معصومہ نہ ہوئی کوئی بچی ہو گئی، چھوڑنا تو میں نے بھی نہیں ہے، ہما سے سوری بلوانا ہے، اب تم دیکھتی جاؤ۔ وہ پیچھے جل کر سوچنے لگی، آپ جاؤ اپنی اپنی سیٹس پر۔ وہ کچھ حکم سے کہتے ہوئے اپنی سیٹ پر سے بیگ اٹھائے معصومہ کے ساتھ بیٹھی۔ تھینکس۔ معصومہ نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ سامنے بک پر رکھے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ فرینڈ شپ؟
وہ اس کے تھینکس کو اگنور کرتی اپنا ہاتھ آگے کیا جسے مسما دیکھا اور کچھ سوچ کر مسکراتی ہوئی ہاتھ ملایا. اس کے ہاتھوں کی لرزش دیکھ کر عریشہ نے اپنی پکڑ مضبوط کی. بی ریلیکس بیوٹی اور اپنا تھینکس اپنے پاس رکھو. مجھے نہیں چاہیے, مجھے تمہاری دوستی چاہیے. کیونکہ ایک دم اس کے سرخ رخسار پر کس کیا. مجھے تمہارا بلش کرنا بہت ہی زیادہ پسند ہے. مسما سرخ لال ٹماٹر ہوتی شرما کر ہنستی. اس کے دابا عریشہ کا کہا گونجا, لو یو مائی کیوٹ باربی. اس کے کہہ کے تب تھمے جب کلاس میں قدموں کی باری آواز گونجی. وہ آفس کی ونڈو جہاں سے باہر گراؤنڈ سے لے کر گیٹ کا منظر صاف نظر آ تھا سے اس نے اندر آتا ہوا دیکھا تھا. اس کا جوں خود کو چھپائے چادر میں آنا بہت ہی بایا تھا. من بن بڑھ کے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر آئی اور پھر وہ ہر منظر, اس کا رونا, خوفزدہ ہونا, اپنے پھولوں کو بغیر چھوئے پھینکنا اور سب سے بڑی بات اس کے ضبط کو ہلانے والا منظر, اس کا یوں اس بچے کو کس کرنا. اس کی آنکھیں جو پہلے لال تھی ان میں سے آگ بھڑک رہی تھی. غصے سے اس نے دیوار پر زوردار مکہ مارا جس سے ہاتھ کی نسیں پھول اٹھی تھی. حال تھا کہ سب کچھ تیس نیس کر دینا چاہتا تھا. اس کے لمس پر اپنا حق سمجھتا تھا, اسے اپنا بنانا چاہتا تھا. اس کے لیے جا کر اتنی محبت سے بکے لے کر آیا تھا, پر اس نے کیا کیا؟ بغیر چھوئے, بغیر یہ جانے کہ اس کے بغیر اس کے پھولوں اور ان کے مالک کی زندگی کتنی پھیکی ہے, اسے ہی پھینک گئی. غم و غصے سے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا جسے وہ مشکل کنٹرول کیے. کچھ دیر بعد وہ کلاس لینے کے لیے نکلا تھا. موڈ ویسے ہی خراب تھا. بیٹا ناشتہ تو ٹھیک سے کرو. شیروز کو جلدی اور کم کھا کر اٹھتا ہوا دیکھ کر مشال نے ٹوکا. نو مما, بہت کھا لیا, پہلے ہی بہت لیٹ ہو گیا ہوں لوگوں کی وجہ سے. وہ پولیس وردی میں سر پر کیپ رکھتے ہوئے اور ایک نظر جنی کے لیے تیار بیٹھی پریہا پر ڈال کر بولا, اور اللہ حافظ کہتے ہوا ڈائننگ روم سے نکلتا چلا گیا. ہائے پاپا, مجھے کون لے کر جائے گا؟ شیرو تو جا رہا ہے. پریہا نے داراب سے کہا. بیٹا میں چھوڑ دوں گا, اس کے پرشانت چہرے کو دیتے ہوئے پیار سے بولے. وہ بہت خوش تھے پریہا کے یہاں آنے سے. اسے بیٹی بہت ہی خواہش تھی, پر اس کے نصیب میں صرف ایک بیٹا لکھا گیا تھا جو اسے جان سے عزیز تھا. داراب کی خواہش تھی شیروز کا بزنس سنبھالے, پر شیروز کو پولیس میں جانے کا شوق تھا تو داراب نے بھی اس کے شوق کو اہمیت دی اور خود بزنس سنبھالنے لگے. آپ کے ساتھ کبھی دوسرے ٹائم, ابھی تو بیچارے شیرو کو دیر ہو رہی ہے, ذرا اس کے ساتھ جا کر اسے جلدی ڈیوٹی پر پہنچ جائیں. وہ کہتی ہوئی چیئر پر لٹکے ہوئے بیگ کو کاندھے پر ڈالتی ہوئی باقی. وہ دونوں مسکرائے محبت سے دیکھتے رہ گئے. ایڈمیشن اس نے پہلے ہی کروا لی تھی, اب صرف ریگولر کلاسز لینے تھے. تم کہاں؟ وہ پولیس جیپ میں ڈور کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اور شیروز پہلے دیکھا حیران ہوا اور پھر ذرا غصے میں بولا, جہاں تم وہاں میں ابھی کسی بکواس سننے کے موڈ میں نہیں, جلدی اترو, مجھے دیر ہو رہی ہے. وہ کرخت لہجے میں بولا. پر وہ پریا ہی کیا جس پر اثر ہو. یہ ایس پی اپنے ہاتھ میں رہو, مت بلو کے میجر کی بیٹی سے بات کر رہی ہو, اور یہ بھی یاد رکھو کہ وہ بلیک بیلٹ ہے. وہ اتر آئی. بڑے دیکھے بلیک بیلٹ اور کافیوں کو سیدھا کیا ہے. اب اگر اپنی ہیٹ چاہتی ہو تو اترو, ورنہ میں اتاروں گا تو خود کی بےزتی لگے گی. ہائے, یہ تو میری قسمت تھی کہ ایک دم کوئی غصیلا ہیرو تم بن جاؤ اور میں بیچاری سہمی محبوبہ. پھر ہماری شادی. اوف. مزید نہیں سوچتی وہ بغیر اس کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنی ہانکنے لگے. تم تمام حدیں پار کر رہی ہو. ایک لڑکی کو اتنا بھی بولڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دن خود ہی پچھتائے اپنے انجام سے. شیروز نے ایک دم سے ساتھی سے بازو سے پکڑ کر اور اپنے قریب کرتے سخت آواز میں بولا. ایک پل کے لیے تو پریہا بھی خاموش ہوگی اور اس کے غصے پر بھی آنکھوں میں دیتی ہوئی اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیے بے خوفی پہ بولی. پریا شیروز پچھتایا نہیں کرتی, لوگوں کو پچھتانے پر مجبور کرتی ہے. اور ہاں, اگر تم اسے حدیں پار کرنا کہتی ہو تو سنو شیروز, ملک کے معاملے میں پریا شہریار اپنی تمام حدیں کب کی پار کر چکی ہے. اور یہ مت سوچنا کہ میں ڈر جاتی ہوں, اس نے بولے گے ڈائلاگ سے. نو نیور. اس کے سانسوں کو خود پر محسوس کرتے شیروز نے غصے سے کرہتی سے اسے پیچھے دھکیلا جس پر وہ ڈور سے لگتی لگتی بچی تھی. اتنی بےزتی کے بعد بھی وہ مسکرا رہی تھی. اسے دیکھے جس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. اس کی خود اعتمادی اور بولڈنیس پر وہ کرتا چلتا ہوا غصے سے جیپ سٹارٹ کرنے لگا. پھر اس نے کوئی بھی بات نہ کی. ایک تو صبح فون پر مجرم کے منہ نہ کھولنے پر وہ پہلے ہی بڑا بیٹھا تھا, اور اوپر سے یہ سارے راستے اس نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا وجود بھی بیٹھا ہے. اور پریہا اپنی اتنی انسلٹ پر اندر سے بھڑک اٹھے تھے.
यूनिवर्सिटी के सामने जीप रोकी तो प्रिया उतरी। लड़की हो तो लड़की बन कर रहो, ऐसा ना हो कि मुल्क के बाल गिरो। और एक बात, मेरे सामने अपने इन बेलगाम जज्बातों पर लगाम दिया करो, क्योंकि मुझे ऐसी मुंह फाट बेलगाम लड़कियों से सख्त नफरत है। मिस प्रिया, वो एक एक लफ्ज चबाकर दा करता हुआ उसे सागत काट गया और उसकी हालत देख कर अपनी जीप का डोर बंद करता एक तमसरे बड़ी में मुस्कान उछालता हुआ जहाज की स्पीड से जीप उड़ाता चला गया। बहुत खूब मिस्टर एएसपी, सब कुछ समझा दिया। तुम्हें नफरत है ना मुझसे, तो देख लेना इस नफरत का अंजाम। बड़े पारसाई बनते हो ना, लेट्स सी। प्रिया शहरियार क्या करती है, वो कहती हुई मुस्कुराती हुई मुड़े। अल्लाह अकबर। पीछे खड़ी हुई हया से टकराए। उसे तो कुछ ना हुआ, पर वो बेचारी टकरा कर सदमे से दिल थाम गए। तुमने मेरा सर फाड़ दिया री, अल्लाह देखे तुझे। माथा सिलाते हुए गुड़ने लगे। कुछ नहीं हुआ अदाकारा, अब ये बांगे अंदर चल कर दो, लेट हो रहे हैं, वो कहती हुई उसे घसीटती हुई अपने साथ अंदर ले आए। सलार के क्लास में कदम रखते ही कह के सरगोशियां और बातें थमी। सब उसे अपनी फटी हुई आंखों से देखकर कम गुड़ ज्यादा रहे थे। उसकी मसनूई शेव जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रहा था, साथ मुझे वो अमेरिकन सलार का लुक चेंज कर चुका था, पर कम, क्योंकि उसकी नीली आंखें वही थी। सीट प्लीज, वो कुछ कड़क सा बोला और सब उसके सैर से निकलकर रबड़ाए हुए सीटों पर बैठे। उफ, क्या चीज है यार, बिल्कुल हवाबों का शहजादा। सबसे पहले हुमा बोले, जरा तमीज करो, सर है हमारा। ओ प्लीज, तुम तो अब अपना मुंह बंद करो, हमारी मर्जी। उसके कहने पे वो कंधे उचका कर आगे। सलार की नजर सबसे होते हुए अपने सामने बैठी दुश्मन जहां पर ठहर गई। यहाँ सलाम क्या करने का क्या रवाज नहीं है क्या? उसे मसूमा के झुके सर को देखते सबसे कहा तो सब शर्मिंदा हो गए। मसूमा, अब सर ऊपर भी उठाओ और अपने सर के हसीन मगर क्रस्त चेहरे को देखकर सलाम करो। अलीशा ने सबके साथ सलाम करती मसूमा को भी बोली। अलीशा के कहने पर उसने नजर उठाई। सबस आंखें एक बार फिर से नीली आंखों से टकराई। सलार की बेतासर नजरें होने के बावजूद उसमें कुछ ऐसा था कि मसूमा की रीढ़ की हड्डी में सुनसनी सी दौड़ गई। क्या सच में वो बेतासर नजरें थी? हाँ, वो तो बेतासर थी, तो फिर मुझे क्यों पसीने आ रहे हैं? उसने माथा पहुंचा। मसूमा उठो यार, सर आपसे मुहातब है। अलीशा के लफ्ज कान में पड़े। उसने सामने देखा। आर यू ओके मिस, व्हाट इज योर नेम? वो उससे मुहातब था, पर लहजा जैसे उसकी हालत से वाकिफ था। यार जवाब दो। पीछे दबी दबी हंसी को सुनती हुई सामने नीली आंखों को घूरती मुसलमान से अलीशा बोली और उसका कांधा हिलाकर उसे होश की दुनिया में पटका। मुसलमान जैसे खौफ से इस समंदर को अपने गिर्द पटते हुए देखकर बदहवास हो गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। यार क्या हुआ, तुम ठीक हो? अलीशा उसकी हालत देती हुई बोली, जिस पर मुसलमान अपने हवा संभालती इस्बाब में सर हिलाने लगे। ये यस सर, आई एम ओके। मसूमा शहरियार, वो झुके सर से बोले। सलार सिर्फ यही कहा और सबका इंट्रोडक्शन लेने के बाद और कुछ बातों और हदायत के बाद क्लास ऑफ हुई। जाते हुए उसने एक नजर उस पर डाली। उसे पता था वो बामुश्किल अपने हवासों की डोरी थामे बैठी है, इसलिए उस पर नजरें डालने से गुरेज किया। मुसलमान इसके जाते ही अपना अटका हुआ सांस बहाल किया। पता नहीं ऐसा क्या था उसकी आंखों में कि वो बेखुश हो सा लजरने लगी थी। अजीब हसार था उसका। उफ यार, तुम तो ऐसे खो गई हो, लगता नहीं था कि वो एक पागल हो। वो बोली तो इरम से तंजियां मसूमा पर कर रही थी। हा हा हा, उसके तंज पर जिसने भी सुना तो क्या का लगा उठा। यार मैं क्या करती, हुमा सर था ही प्रिंस चार्मिंग। अच्छे अच्छे मासूम लोग हो गए, मेरा क्या कसूर? हा हा हा। उठो यार, छोड़ो, ये तो है ही बदतमीज लड़कियां, तुम शर्मिंदा ना हो। अलीशा उसके लड़कते हुए गाल पर आंसू देकर उसे वहां से साथ ले गए। वो दोनों छुट्टी के टाइम बातें करती बाहर आई। उसका बहुत अच्छा दिन गुजरा था हया के साथ, पर मसूमा की भी बहुत याद आई। काफी बार बात करने का सोचा, पर फिर अपने बाप की बातें उसके हदायत पर मजबूर अमल करते हुए खामोश हो गई। तो कैसी लगी हया सफियान की संगत? वो अनार के दाने मुंह में डालती हुई तेरे मेरे मुंह बनाती हुई पूछने लगी। अच्छा था, पर हास नहीं। जितना तुम्हारा नाम है ना, जितना लड़कियां तुमसे अपनी चीजें छुपाती है ना, इतना नहीं। हा हा हा, प्रिया ने तंज किया। हाँ तो डरती है ना मुझसे? खौफ, उसने खिस्सा का लफ्ज लंबा खींचा। खौफ खाती है मुझसे, तुम क्या जानो? हा हा हा,
بہت خوب موٹی، اسے مسلسل کھاتا دیکھ کر بولی، یہ موٹی کسے کہا رہی؟ حیا کا صدمے سے منہ کھلا جو مسلسل ٹھونس رہے تھے۔ ویسے بھائی جان نہیں آیا ابھی تک؟ اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر مصطفیٰ کا پوچھنے لگے جو دونوں کو پک کرنے آنے والا تھا۔ بکواس بند کرو، تم نے میرے حسن پر داغ دیا ہے، اللہ دیکھے تجھے۔ وہ اپنے مناسبت جسم کو دیتے ہوئے برائی ہوئی آواز میں اس کو کوسنے لگے، اللہ تجھے موٹے شوہر سے نوازے، تیرے بچے کالے گنجے ہوں، تیری ساس تجھ پر ڈراموں والی ساس کی طرح ظلم کے پہاڑ توڑے، تیرا شوہر شادی کی پہلی رات منہ دکھائی میں تمہیں 5 پیسے دے اور اس رات تیرے شوہر کو گہری نیند آ جائے، تیرا میک اپ سارا پانی میں بہہ جائے۔ وہ ہاتھ ہلا لا کر جو اور جیسی بدوائیں آ رہی تھی دیکھ کر اپنی بھڑاس ختم کر رہی تھی۔ اس کی بدواؤں پر پریا منہ کھولے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے جو جگرالو عورتوں کی طرح لڑ رہی تھی، بس کرو گوار، یہ کیا بول رہی ہو؟ کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ہاں ہاں ہاں۔ اب حیا کے منہ کھولنے پر وہ ہنسی جب کان سے کچھ لفظ ٹکرائے۔ واٹ ا چیز یار، ٹو مسٹ۔ 2 بائک سوار دونوں کے سامنے رکے اور پریا پر نظر ڈالتے فکرہ کسا اور پھر حیا کو دیکھ کے ٹو مسٹ بولا۔ پریا نے حیا کو دیکھا، ہائے یار مت چھوڑنا، کتنے دن ہوئے ہیں نا تمہیں ایکشن میں دیکھتے ہوئے۔ دونوں لڑکوں نے حیا کو دیکھا جو کہ گھبرانے اور غصہ کرنے کے بجائے ساتھ والی کو منتیں کاٹتی، تو جانے من یہاں آؤ، بھرپور ایکشن دکھائیں گے۔ دوسرا لڑکا حباست سے بولا، پھر دونوں نے تالی بجا کر بے ہنگم کہکا لگایا۔ پریا کا اب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ چٹا کی آواز سے سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں بھائی صاحب، کیا فرمایا؟ ایک اپنے منہ پر ہاتھ رکھی اس نازک لڑکی کے ہتھوڑے نما ہاتھ کا تھپڑ کھا کر منہ کھلے ہوئے پریا کو دیکھنے لگا جو دوسرے گھبرائے لڑکے کے کالر سے پکڑے ادب سے پوچھتے تھے، سالی کمینی؟ پیچھے والے نے تھپڑ پر تل ملا کر گالی دی جو کہ پریا اور حیا کا دماغ گھما گیا اور پیچھے آتے ہوئے مصطفیٰ کا۔ ابھی اسے چھوڑ کر مڑتی جب پیچھے پہلے ہی مصطفیٰ اس کا نقشہ بگاڑ چکا تھا اور پریا اسے مصطفیٰ کے حوالے چھوڑ کر دوسرے پر تھپڑوں کی بارش کرتی۔ حیا فل انجوائے میں انار کا دانے منہ میں ڈالتی، کبھی اپنے ہیرو کو دیکھتی اور کبھی اپنی دوست کو۔ بہن معاف کر دو، میں نے کچھ نہیں کہا، سب اس نے بولا۔ وہ سجے منہ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ چلو، مصطفیٰ کی کرخت آواز پر دونوں ساتھ ہوئے۔ پیچھے دونوں لڑکوں پر لوگ تھو تھو کرنے لگے۔ شرم آنی چاہیے تم جیسوں کو، کہیں بھی لڑکیاں دیکھی نہیں اور کتوں کی طرح ٹپک پڑتے ہو۔ دوسروں کی بہنوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھو گے تو کل تمہاری بہنوں کو لوگ اسی عزت پر بھی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ تم جیسی اولاد کی وجہ سے ماں باپ اپنا سر جھکائے چلتے ہیں، لعنت ہے تم جیسوں پر۔ وہ لوگوں کی باتوں لعنتوں پر زمین پر پڑے ہوئے کرہا رہے تھے اور مصطفیٰ نے اچھے سے دھلائی کی تھی کہ آئندہ زبان کھولنے سے پہلے اپنی اس حالت کو سوچیں گے۔ کس نے کہا تھا تم دونوں کو باہر آنے کا؟ سخت لہجے میں پوچھتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھی حیا نے گلا تار کیا، میں کیا کہوں بھائی؟ اسے اپنے ڈیشنگ سے ماموں کہتے بڑا عجیب لگتا تھا، اس لیے بھائی ہی بولتے تھے۔ میں نے تو کافی منع کیا تھا بھائی جان آ جائیں پھر چلیں باہر، پر یہ میڈم سننے تو مجبوراً ساتھ آنا پڑا مجھے۔ وہ آنکھیں پٹپٹا کر کہتی ہوئی حیا کو مصطفیٰ کی آگ برساتی ہوئی نظر کے حوالے کیے ہوئے باہر کو دیکھنے لگی جیسے اس کے علاوہ کوئی اہم کام ہو ہی نہ۔ حیا بیچاری تو اس کی چلاکی پر اش اش کر اٹھی۔ ٹھیک کہتا ہے شروز بھائی، سچ میں مینڈکی چوہیا ہو، چلاک بلی لومڑی نہ ہو تو۔ وہ غصے سے بڑبڑائے، ہائے قسم لے لے ہیرو، اگر میں نے کہا ہو آپ جانتے نہیں اس مینڈکی کو، 1 نمبر کی لومڑی ہے۔ وہ ایک دم سے پٹا کر صفائی دینے لگی، کہیں سچ میں اسے ہی نہ سمجھ لے۔ پھر اتنا سارا وقت چپڑ چپڑ میں گزر جاتا پر مصطفیٰ خاموش ڈرائیونگ کرنے لگا۔ لگتا ہے بارش ہونے والی ہے۔ پریا نے باہر کالے بادلوں کی چادر کو دیکھ کر آہذ کیا، پھر تو واؤ ہوگا، مطلب ہم دونوں ساتھ آج پھر بارش انجوائے کریں گے۔ پر حیا نے چہکا کہا، پر معصومہ کا سوچ کر مایوس ہو گیا کیونکہ اسے بھی بہت ہی پسند تھی بارش، پر اس کی گرج کرک سے ڈرتی تھی جب تک کوئی ساتھ نہ ہوتا، کوئی سہارا بجلی اور بادلوں کی چمک اور گرج ہے چھپانے والا نہیں ہوتا، وہ کمرے سے باہر نہیں آتے تھے اور یہی کام حیا اور پریا کرتے تھے۔ پھر دونوں سوتے ہوئے فراس ولا پہنچی۔ پریا پہلے ہی ملک ولا بتا کر آئی تھی کہ وہ چھٹی کے بعد فراس ولا جائے گی۔ ہور اور نوشین بھی اسے بلا رہے تھے۔ آج کے بعد جب تک میں نہ ہوں باہر نہ آیا کرو، میں خود بلاؤں گا، انڈرسٹینڈ؟ جاتے ہوئے اس کی ست وانی پر دونوں نے ہاں میں سائل لایا اور اندر آئے، پھر سب سے ملی۔ حیات الجوی مصطفیٰ کی نظر سے اسے کیا ہوا اچانک، کیوں سخت نظر نواز رہا ہے؟
जाओ बेटा, दोनों फ्रेश होकर आओ, खाना लगाओ तब तक। नौशीन हूर से बातें करती प्रिया और उलझी हुई हया से बोले, जी बड़ी मदर माँ। हया कहते हुए ऊपर आई। हूर तो प्रिया से परी और मुसम्मा का पूछ रही थी। शादी के बाद उसने बड़ा तंग किया था परी को शहरिया के हवाले से, और साथ ही मिशाल ने भी। सिर्फ नौशीन उसके साथ थी। वो बैग रखकर मुड़ी तो दरवाजे पर मुस्तफा अपने माथे के 1000 बार समेत खड़ा था। शुक्र है आप आ गए, वरना तो मैंने ही विलन की फटे हुए मुंह का पूछने वाली थी। वो हाथ लहराकर उसके बिगड़े मुंह को फटे हुए मुंह बोलने लगी थी। मैंने कितनी दफा कहा है कि यूं बाहर ना आया करो। हाँ, वो चलता हुआ उसके मुकाबले आया। लो जी, मैं कब कहीं और गई, यूनी से तो बाहर आई थी, मुल्क से बाहर नहीं। वो अभी भी उसके लहजे को समझ नहीं पाए थे। 2 कदम दूर होकर दिखाओ। वो एकदम उसके बाल से पकड़कर सर गिरफ्त में लिए गुस्से से गरजा। आंखें सुरख थी, हयात सही मैंने में उलझ गई थी और साथ डर भी। क्या हुआ हीरो? उसे समझ नहीं आया था उसका यूं अचानक बदलना। तभी उसने हिकलाते हुए पूछा। कान खोल कर सुनो, उसने एकदम उसे अपने करीब किया, कामिल सर्द आवाज में बोला। हया को उससे खौफ आने लगा। प्रिंसेस हो तो प्रिंसेस ही रहोगी, वो भी मेरी। अगर कोई नाम तुम्हें बदलाएगा तो वो होगा मुस्तफा का, याद रखो। उसकी थोड़ी से पकड़े मुंह पर बोला और हया साकत उसके ये सर दर्द सर्द रवैया एहतियार की भी कुछ समझ लगी। और मुस्तफा एक नजर डालकर चला गया। उसे क्या हुआ लाजी, मैं तो समझी नहीं। वो अपना जबड़ा सिलाती ऊपर देख कर बोली। पर बाहर अचानक होते हुए रिमझिम बारिश खिड़की को भगोने लगे तो देख कर उसने चीख मारी। हाय री आ गए जानम, कहती हुई पैरों को स्टाइलिश चप्पल की कैसे आजाद करती बाहर को भागी। पर वहां पर पहुंचकर उसका मुंह खुल गया प्रिया को पहले मौजूद देकर। कमीनी लड़की, मैं तुम्हें पुकार रही हूँ और तुम पहले ही मजे ले रही हो। दांतों के बीच उसकी गर्दन रखकर कहती उसकी तरफ लपकी और प्रिया क्या लगाकर उसकी पहुंच से दूर भागे। वो दोनों छत पर थी जिसकी दीवारें ऊंची थी, इसलिए दोनों सबकी नजर से महफूज बारिश को एंजॉय करने लगे। हया मुस्तफा की बातों को हवा में उड़ा चुकी थी। पर कमरे में आकर एक के बाद एक सिगरेट फूंकने लगा। आज सुबह नौशीन ने हया के लिए आए हुए रिश्ते का बताया था, और यह भी कि वो उसके बिजनेस पार्टनर जमील खुद सफियान से बात की थी, धक्के छुपे लफ्जों में अपने बेटे की पसंद बाबत। मुस्तफा बहुत अच्छी तरह से उसके बेटे को जानता था। उसका नाम सा था, काफी बार पार्टीज में भी मिल चुका था। हसन ने भी बताया था कि वो आना चाहते हैं बात करने, पर सफियान ने उसे रोक रखा था। नौशीन का कहना था कि अब तुम भी अपनी पसंद बता दो, वरना मैं खुद लड़की देख रही हूँ और अब एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी इनकार का। तब से उसकी आंखें और दिल शोला बरसा रहे थे। सफियान को सिर्फ अब हया की राय पूछनी थी, जिसकी वजह से उसे अभी आने से मना कर रहे थे। वो छत को घूरता हुआ एक के बाद दूसरा कश लेता हुआ अंदर लगी हुई आग को खत्म करने की नामुमकिन कोशिश कर रहा था। कानों में आती हुई उसकी खिलखिलाहट गुनगुना रही थी। उसके वापस नाबिक उदास ला मुस्कुरा उठे। किसकी हिम्मत हया को मुस्तफा से अलग करे। हा 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 कहता हुआ तमसरे परावा कहकर लगा उठा।